वेलकम बैक गाइस। तो मैंने आज अभी देखा कि 7 घंटे पहले ही इसका एपिसोड आ गया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है, इसलिए मैं अभी इसका एपिसोड बना रहा हूँ। तो चलिए, अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट 31। और 31 की शुरुआत वहीं से होती है कि कोई चौकी वाला इंसान गैलहार्ड की बॉडी को लेकर भाग रहा है। और कोई कहता है इसे इस अखाड़ी से भागने मत देना, तो कोई कहता है इसे भागने मत दो, इसका चेस करो। और वह लड़की जो भी है, जो चोगी में, वह वहां से बहुत ही तेजी से भाग जाता है। और ये सब के सब खड़े केवल देखते ही रहते हैं। और ये देखकर अब अपने मन में कहता है जोसुका, मुझे पता था कि ये यहाँ पर आएगा। और अपनी बैरॉन्टी की पावर रिलीज करता है और आगे कहता है अपने मन में, तुम हमेशा गैलहार्ड की साइड ही खड़ी रही जब तक कि उस दिन मेरी मौत नहीं हो गई। लेकिन क्या? पीछे कमांडर रूट जोसुहा के ऊपर तलवार तान कर कहता है, ए जोसुहा, यहीं रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? और अभी तक हम लोग उसका चेस कर लेंगे उस आदमी का। तुम्हारा अभी सस्पिशियन क्लियर नहीं हुआ है और तुम यहाँ रुक कर पहले मेरे आंसर्स क्वेश्चंस का आंसर दो। तो पीछे से कोई जाकर कहता है, नहीं कैप्टन रोड, जो सुहा को जाने दो। तो कैप्टन रोड का ध्यान जाता है और ये होता है एम्परर मार्कस। और बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता हमें ये चेक करना चाहिए कि अननोन मिस्टीरियस मैन कौन है? और अभी प्रेजेंट की सिचुएशन देखते हुए लगता है कि इसकी जो वर्ड्स है वह सही है। तो इसलिए मैं इसको बाद में इसको एक्सप्लेन करने का एक और चांस दूंगा। तो कमांडर रोड पीछे जोसुहा को देखते हुए एम्परर से कहता है, लेकिन योर मैजेस्टी, मैं पक्का नहीं हूँ। अगर क्या हुआ कि काउंट जोसुहा यहाँ से बिल्कुल भाग ही जाए? तो एम्परर को मार्कस कहता है, अरे इससे कोई दिक्कत नहीं, अगर ये भाग गया तो इसकी सजा इसके फादर को भुगतनी पड़ेगी। और पीछे गर्दन करते हुए एडन से कहता है, आफ्टर ऑल अगर कोई बेटा गलती करता है तो ये उसकी माँ बाप की गलती होती है कि उसने उसका पालन पोषण ठीक से नहीं किया। क्या मैंने सही कहा एडन? तो एडन कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं मैजिस्ट्री। तो इसके बाद एक तीखी निगाह से वह देखता है जोसुहा की तरफ और कहता है, ओके, अगर तुमने सुनना बंद कर दिया तो ठीक है, जाओ और जाकर उस मिस्टीरियस मैन को पकड़ो और इस मैटर को हम बाद में रिसॉल्व करेंगे। तो जोसुहा कहता है, थैंक यू योर मैजेस्टी। और जोसुहा देखता है एडन की तरफ, एडन देखता है जोसुहा की तरफ। और इसके बाद जोसुहा बिजली की रफ्तार से वहां से गायब हो जाता है, चला जाता है। जिसे देखकर थोड़ा चौंक जाता है कान और बोलता है, माय लॉर्ड। और उसके पीछे भागते हुए बोलता है, माय लॉर्ड, आप फिर से मुझे पीछे छोड़कर चले गए, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए ठीक है, मैं अकेला ही आ जाता हूँ, जैसे आप कहते हो माय लॉर्ड। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक और गोले पर। और वहां पर मुझे पता है जे है एवी ग्रांट और सामने है फोर्थ प्रिंस केसियर। और एवी ग्रांट बोलता है, ग्रीटिंग्स प्रिंस। और बोलता है, आपने मुझे बहुत जल्दी बुला लिया, क्या कुछ हुआ है? तो केसियर बोलता है, हाँ बहुत बड़ी मुसीबत आई है। और वैसे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैजिक टावर को कॉन्करर करने में कितना समय लगने वाला है? तो एवी ग्रांट बोलता है, मैजिक टावर का मास्टर है, उसके पास अनएक्सपेक्टेडली हाई नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स है, तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है। और उसके अलावा तो कुछ आदमी ऐसे हैं जो काफ़ी हाई रैंक की मेज है और इसी वजह से मुझे ये डिफिकल्ट हो रहा है। तो फोर्थ प्रिंस बोलता है, अरे ठीक है, तो अब की बार तुम मैजिक टावर के मास्टर के रूप में ही मिलना। तो विक्रांत बोलता है, थैंक यू, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है कि आपने मेरी तारीफ की। और प्रिंस, ना बताइए कि क्या हुआ है? तो प्रिंस काफ़ी खतरनाक सी शक्ल बना देता है और बोलता है, सर गैलहार्ड हमारी जो हेल्प कर रहे थे वह इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है काउंट जोसुहा के जरिए। और इसके बाद काउंट जोसुहा ने गैलहार्ड का मर्डर कर दिया और उसका पता भी लगा लिया। तो ये सुनकर तो एविग्रांट बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है, क्या क्या ये सच में ट्रू है? लेकिन ये तो अनबिलीवेबल वेरिएंस है। और हालांकि ये चीज भी लीक हो गई कि वह हेल्प कर रहा था हमारी। और इसके अलावा वो तो आपकी पूजा करता था। हैंडमिल, हैंडमिल फोर्थ प्रिंस का नाम है, मैं पहले बता देता हूँ। और आगे विक्रांत बताता है कि ऑल्सो वो तो डार्क मोनार्च, जो कि 9 स्टार में से एक है, उसके साथ कनेक्ट था। और हो सकता है, और वह इंसान तो एविडेंस को बहुत ही जल्दी मिटा देता है। और अभी के लिए चलिए हम रुकते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है प्रिंस। तो ये सुनने के बाद फोर्थ प्रिंस अपने मन में सोचता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि वह फ्रीली अंदर बाहर घूम सकता है? ऐसा नहीं है, जो जोसुहा कुछ तो है, इसके पास डेफिनेटली ये थर्ड प्रिंस से रिलेटेड इसके मर्डर में कोई ना कोई एविडेंस तो ढूंढ ही लेगा। और इसके बाद जो वॉर होने वाली है उससे पहले ही हमारे जितने भी प्लान्स हैं वह सब के सब खराब हो जाएंगे। अब मुझे खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। तो इसके बाद कोई बोलता है, इस केस में सर एविग्रांट आप जल्दी से वापस आना और टावर मैजिक टावर के इस मैटर को रिसॉल्व करने ला। और आगे बोलता है वो, झुकते हुए ग्रीट करते हुए एविग्रांट, ठीक है मैं समझ गया और आप सेफ रहना प्रिंस। और वहां से फोर्थ प्रिंस चला जाने लगता है
और ये प्रोजेक्शन है इसकी, मैं बता देता हूँ, वैसे तो सबको पता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वह गैलहार्ड की बॉडी को लेकर अंदर कहीं दौड़ता हुआ जा रहा है। और इसकी आंखों को देखकर मैं बता देता हूँ ये लड़की ही है। और वह पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे वह क्या दिखती है, बहुत ही ज्यादा बादल में बिजलियां। और इसका मतलब जोशुहा इसका पीछा कर रहा है। और वह मुंह मुड़कर आगे देखती है और वहां से काफी तेजी से अंधेरे में गायब हो जाती है। इसके बाद जोशुहा वहां अपेयर होता है अपनी बहुत ही तेज स्पीड से। और उसके पीछे पीछे क्या काहिन भी दौड़ता आ गया है। अरे भाई क्या मतलब ऐसी स्पीड का कि काहिन भी इसको पकड़ ले। और दौड़ते हुए आकर बोलता है, माय लॉर्ड, क्या आप यहाँ आने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे? तो जोशुहा का ध्यान जाता है इसके ऊपर और वह आगे बोलता है, ये क्लियरली एक सस्पिशियस ट्रैप है। तो जोशुहा कहीं देखते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ है और मुझे करना ही होगा। और जोशुहा उस फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है, जिसे देख बड़ा चौंक जाता है और फिर चिल्लाकर कहता है, अरे प्लीज मेरे लिए तो रुक जाइए। और अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वह लोग उस जंगल में चलते हुए जा रहे हैं, जैसे आगे और कान दौड़ते हुए। और कान पीछे से बोलता है, माय लॉर्ड, क्या आप इसकी वजह से मुझे बहुत ही हार्ड टाइम नहीं करवा रहे? और दोनों चलते जाते हैं और फिर से पीछे से कान बोलता है, मैं इतने दिनों से अपनी जान को जोखिम में डालकर इतना प्रशिक्षण ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कभी भी ये अवसर ही नहीं मिलता कि मैं कभी स्वord का यूज भी कर पाऊँ। तो जोशुहा का उसके ऊपर ध्यान जाता है और बोलता है, काइन, आखिर तुम क्यों स्वord के साथ ट्रेनिंग करने में इतने ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो? तो काइन का भी ध्यान जाता है और आगे जोशुहा बोलता है, तो क्या इसका रीजन मैं हूँ या इसका कोई डिफरेंट रीजन भी है? तो काइन खुश होकर बताता है अब कि पहले मैं चाहता था कि मैं एक नाइट के रूप में सक्सेस हूँ, लेकिन जब से मैं आपको सर्व करने लगा हूँ तब से मेरा माइंड ही चेंज हो गया है। और आगे बोलता है, आपको देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपने मुझे हमेशा ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जो बियॉन्ड हैं, और इसी वजह से मैं आपको एडमायर करता हूँ और इसी इसी वजह से आप मेरे आइडल भी हैं। और इसीलिए मैं चाहता था कि मेरी तलवार हमेशा तलवार की तरह ही रहे और मैं आपके लिए एक न्यू स्वॉर्ड का काम करूं, अकेले समझ रहे हैं? तो जोशुहा कहता है, मैं ये सुनना नहीं चाहता था काइन। तो काइन कहता है, क्या? तो जोशुहा बोलता है, तुम्हें अपने रास्ते पर ही चलना चाहिए हमेशा। और अपने लोकिया को देखकर अब कहता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही किया था। मैं भी चाहता था कि मैं किसी की हेल्प करूं बिल्कुल सिंसियरली, और क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि इस वर्ल्ड में अगर मेरे हाथ में स्पेयर है तो मेरे सामने कोई नहीं जीत सकता। और इसके अलावा जो टेरिफाइंग सच्चाई थी कि मैंने जो नहीं सोचा था मेरे साथ वो हुआ था। और याद करता है अपनी पिछली लाइफ में जब केसियर वन बेटन ने उसने कहा था, मैं केसियर के सामने झुका था और केसियर ने कहा था कि मैं तुम्हारी ये अच्छी चीजों को हमेशा एक्नॉलेज करूंगा और मैं काइसर वॉन बेटन, इस एवलॉन एम्पायर का रूलर, कंफर्म करता हूँ कि तुम्हें आर्क ड्यूक का टाइटल दिया जाता है। और इसी वजह से मेरे सिंसियरली तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आर्क ड्यूक जोशुहा सैंडर्स। तो जोशुहा खुश होकर कहता है, मुझे ये सुनकर काफी गर्व महसूस हो रहा है और अब मेरी जितनी भी लाइफ बची है मैं आपके बगल में खड़े होकर ही बिताना चाहता हूँ, योर मैजेस्टी। इतने में ही बगल से गैलहार्ड आता है, ये गैलहार्ड ही है भाई, और बोलता है, आर्क ड्यूक जोशुहा, मैं भी आपको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ और टेरा के जादुई देश में आपके महान कार्य हमेशा एवलोन एम्पायर के इतिहास में बने रहेंगे और इसलिए मुझे आप पर प्राउड है। और अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं तो मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहूंगा। और इसके बाद जोशुहा बोलता है, कैप्टन ऑफ इंपीरियल नाइट ऑर्डर, ऑलरेडी 20 साल हो गए हैं जब से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो आई थिंक कि मुझे तो यही लगता था कि हम ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो गैलहार्ड ये सुनकर कहता है, मुझे काफी अच्छा लगा ये सुनकर कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो प्लीज आप फ्री होकर मुझे गैलहार्ड बोल सकते हैं अब से, मेरे फ्रेंड। और इसके बाद उसे याद आता है कि उन लोगों ने कैसे मारा था और उसने कैसर वॉन बेटन, और बोलता है, तुम ये मत सोचना कि ये कहानी का अंत है। और इसके बाद ये गैलहार्ड अपने मन में सोचता जाता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? एक अनडिफीटेड स्पेयर नाइट, और देखो कितने पैथेटिकली यहाँ पर डले हुए हो। गुड बाय जोशुहा। और इसके बाद धमाका हो जाता है और जोशुहा का काम खत्म। और इसके बाद आ जाती है कहानी प्रेजेंट में और जोशुहा लुकिया को देखते हुए कहता है, दूसरों के लिए जीना हमेशा फन होता है और अच्छा होता है, ये जरूरी नहीं, इसीलिए तुम ये मत कहो कि तुम मेरी एक स्वॉर्ड बनना चाहते हो। और गाइस, स्वॉर्ड का मतलब होता है एक सबऑर्डिनेट जो बहुत ही भरोसेमंद है। और इसके बाद जोशुहा कान को देखते हुए कहता है, तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, कान डे हेरे, ना कि जोशुहा सेंडर की स्वॉर्ड की तरह। अगर तुम अपनी फ्यूचर में कभी भी रिग्रेट करना नहीं चाहते तो ऐसा ही करना। तो काइन उसकी तरफ देखता है और इसके बाद कहता है, काइन, अभी भी मैं श्योर हूँ कि मुझे इस चीज पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है
कि मैंने कौन सा रास्ता चूज किया है। और जब मैं आपसे पहली बार मिला था तब वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और ब्राइटेस्ट मोमेंट था। और आगे कहता है ये ठीक है, अगर आप ये नहीं समझ सकते, आई होप मैं ये आशा तो कर ही सकता हूँ कि आप मुझे एक अच्छा सिंसियरली आदमी समझे माय लॉर्ड। और उसके पीछे से एक अटैक आता है डेगर टाइप, लेकिन क्या जो स्वभाव से देखकर तुरंत ही अपनी स्पीड से उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। ये तो भाई एरो था, मैंने हाँ एरो था तो ठीक है। और वह उसे ढका देता है और अब चिल्लाकर कहता है अपने आप को संभालो, हम आदमियों के पीछे नहीं, वो हमारे पीछे हैं। और अपनी एक अच्छी साइड दिखाओ, ये मत दिखाना कि तुम जरा सा भी घबरा रहे हो, और नहीं तो इसकी वजह से हम कम मर जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। काइन कहता है यस माय लॉर्ड। और इतने में ही वहाँ उनके अगल बगल कोई काफी तेजी से उनके चारों ओर घूमने लगता है। और जोशुआ इसे देखकर अपने मन में कहता है यहाँ पर लगभग हमारे चारों ओर लगभग 100 आदमी हैं, और अगर ये लोग हमारे सामने नहीं आ रहे इसका मतलब ये लोग ट्राई कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम बचाने का। और आगे अपने मन में कहता है कि यही तो ये स्ट्रेटजी है, मैंने जैसा कि तुमसे एक्सपेक्ट किया और मैं इसको इजीली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। और लोकिया को एक निशानी लगाने के लिए तैयार, और अपने मन में आके कहता है इसलिए तुम मरो, चाहे फिर उसके बाद डार्क मोनार्च मुझसे थोड़ी बहुत ईर्ष्या ही क्यों ना करना लगे, मतलब घृणा ही करना लगी, और मैं उन सबको क्रश कर दूंगा जो भी मेरे रिवेंज के रास्ते में आएंगे। और लोकिया को बहुत तेजी से थ्रो करता है और वह अटक जाता है। तो कुछ असैसिन टाइप जो भी हैं आशासन ही मान लेते हैं, वह लोग उससे चौंक जाते हैं। और लोकिया सीधा जाता है एक आदमी जो कि खड़ा है पेड़ के ऊपर और बोलता है राइट, अब तुम अपनी ग्रेम में जाओ। और वो होती है वही लड़की जो कि गैलहार्ड की बॉडी को लेकर भाग रही थी। और इसके बाद वह उससे बाल बचती है और वह अटैक लोकिया का सीधा चला जाता है, लेकिन उसको काफी ज्यादा डैमेज भी कर गया है। और वह बोलता है अपने मन में ये है गैलहार्ड की लवर एविगलेना सैरपॉट। और अब इसके बाद जोशुआ अपने हाथ को आगे करता है और बोलता है वेक अप, मेरी आज्ञा सुनो। और इसके बाद जोशुआ नीचे जमीन पर हाथ रखता है और वहां से प्रकट होते हैं अपने दोनों डेथ नाइट और दुल्हन होने लगते हैं। और अपने मन में कहता है चलो अब देखता हूं मैं कौन मेरे रास्ते में आता है। और अब खड़े हो जाते हैं डेथ नाइट और द लॉर्ड ऑफ दुल्हन भागते जाते हैं और बोलते हैं चौपट अपने प्लान्स को हमें चेंज करना पड़ेगा, और साथ में गैलहार्ड की जो बॉडी है मृत बॉडी उसे सिक्योर करो। ये सब देखकर दुल्हन कहता है तुम लोग मेरे इस ग्राफ से नहीं बच सकते हो। और वह अपना डोमेन फैलाने लगता है उन सारे असैसिन्स के ऊपर। इसे देखकर वह कहते हैं ये हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहा है और हमें यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। लेकिन उनके भागने से पहले ही दुल्हन का डोमेन उनके पास आ जाता है, जिसे देखकर असैसिन थोड़ा डरते हुए कहते हैं क्या ये हमारा रास्ता तो ब्लॉक हो गया है और हमारे चारों तरफ का स्पेस पूरी तरह से ही चेंज हो गया है। तभी हम देखते हैं वो पूरी की पूरी जगह एक ऐसी जगह में चेंज हो गई जहां पर बहुत ही ज्यादा लावा और पूरा डोमेन ही बदल गया है। और ये होता है एलाइट डीमन रेलम एंडलेस हेल, जिसके बाद उस डोमेन में बहुत सारे दुल्हन आने लगते हैं। और ये देखकर वह थोड़ा चौंक जाते हैं सारे के सारे असैसिन्स। और दुल्हन अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार और एक पूरी दुल्हन की आर्मी ही खड़ी हो गई है, जिसे देखकर वह किडनैपर्स असैसिन्स कहते हैं बिना सिर के नाइट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो दुल्हन है, ये तो पूरी की पूरी यूनिट है इनकी। देन ये सब देखकर जोशुआ खुश होते अपने मन में कहता है तो ये पावर है द लॉर्ड ऑफ दुल्हन्स। और जोशुआ के पीछे पूरी के पूरे दुल्हन्स की आर्मी खड़ी हो गई है और उसके आगे खड़ा हुआ है दुल्हन, जिसे कहते हैं वन मैन आर्मी। ये सब देखने के बाद काइन कहता है माय लॉर्ड, क्या आप इन सब अनडेड वॉरियर्स को अपने आप से बुला सकते हैं? तो जोशुआ कहता है तो क्या तुम अब समझ गए कि मैंने तुमसे ये क्यों कहा था कि अपनी लाइफ जियो काइन? यदि मेरा रास्ता अगर फोर्थ डीमन किंग बनने का होगा तो मैं इस पूरी की पूरी जगह को एक खून का समुद्र बना दूंगा। तभी हम देखते हैं दुल्हन्स उन असैसिन्स को बहुत ही बेरहमी से मारते जाते हैं। ये सब देखकर काइन बहुत ही ज्यादा घबरा गया है और थोड़ा डर भी गया, स्पीचलेस। इसके आगे कोई बोलता है इस डार्क डेथ फॉर्मेशन को हमें अनलीश करना ही पड़ेगा। सारे के सारे असैसिन्स एक तरफ खड़े हो जाते हैं और इसके बाद सबके सब अपनी एनर्जी को एक्युमुलेट इकट्ठा करते हुए हाथ में कहते हैं इस फॉर्मेशन को ओपन करो। और इस
पर हमला करो डार्क ड्रैगन स्पाइक्स और जोर से अपना हाथ जमीन पर मारते हैं। उसकी वजह से ये बहुत सारी जमीन में क्रैक पड़ने लगते हैं और वह जमीन यहाँ वहां से टूटने लगती है। इसकी वजह से जमीन के अंदर से कुछ ग्रीन कलर की फ्लेम्स निकलती हैं जो होती है पॉइजनस ड्रैगन मिस्ट। इसके बाद ये देखकर जोशुहा चिल्लाते हुए कहता है, इस ग्राउंड से पॉइजन निकल रहा है, तुम इस वातावरण में बिल्कुल भी सांस मत लेना। काइन बोलता है, ठीक है माय लॉर्ड, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। इसके बाद सारे के सारे असैसिन्स उस मिस्ट में से बाहर निकलते हैं जोशुहा के बगल में और उनके हाथों में होता है पॉवर ड्रैगन्स क्लो, जिसे देखकर जोशुहा थोड़ा चौंक जाता है। और इसके बाद वह लोग अपने क्लो में और गैदर करते हुए जोशुहा के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं और सभी के सभी बोलते हैं, सबसे पहले हमें इस समनर से ही छुटकारा पाना पड़ेगा। और उन्हें क्या पता कि वह लोग जोशुहा से लड़कर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके बाद जोशुहा उन सबको बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए और अपने मैग्मा की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है, मैजिक स्पेयर आर्ट लेवल 5 कमांडर ऑफ द सन। जिसके बाद होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका और इस धमाके का प्रभाव बहुत ज्यादा है और ये देखकर सारे के सारे असैसिन्स चौंके हुए। लेकिन क्या हो सकता है, सब लोग राख बन गए एक ही बार में। और कुछ समय बीतने के बाद बहुत सारी राख और धूल और उसके बगल में खड़े हुए हैं जोशुहा और काइन। आगे कुछ सुनकर जोशुहा और काइन का ध्यान जाता है और दुल्हन नहीं ये तो ड्यूक अलस्तमा है जो कि एवेंगेलिन को ला रहे हैं और उसको नीचे रख देते हैं। इसके बाद एवेंगेलिन थोड़ा डरते हुए और गुस्सा होते कहती है, तुम किस प्रकार के राक्षस हो, तुम फकिंग बास्टर्ड मॉन्स्टर। तभी जोशुहा लैनवर्ड के पास आते हुए कहता है, सॉरी एवेंगेलिन के पास आते हुए कहता है, यहाँ पर तुम हो जो कि एक मॉन्स्टर हो। जिसे सुनकर कहती है, एवेंगेलिन क्या? और जोशुहा बहुत ही तीखी निगाहों से एवेंगेलिन को घूरते हुए कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि एक इंसान को बिना किसी रीजन जाने एक फॉरेस्ट में मार देना किस प्रकार फील होता है। इस बार तुम्हारी टर्न है। तो एवेंगेलिन शांत हो जाती है। देन लोकिया कहता है, तुम इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रहे हो, बस इसको मार दो। तो जोशुहा कहता है, मैंने तो सोचा था कि तुम चले गए हो लेकिन तुम फिर से वापस आ गए लोकिया। तो लोकिया बोलता है, मुझे अपने मेमोरीज रिगेन करने में थोड़ा समय चाहिए था और अब हम अपने रिवेंज पर फोकस कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा डरावनी शक्ल बनाते हुए कहता है, आफ्टर ऑल फाइनली इतने सालों बाद तुम प्रॉपर रिवेंज ले पाओगे। तो ठीक है, अपना स्पेयर उठाओ और उठाकर इसके दिल के आर पार कर दो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसकी जो सोल है वह हमेशा ही डूबी रहे। और लोकिया जोशुहा के ऊपर अपनी कमांड करने लगा है और आगे कहता है, इसको मारो, किलर किलर किलर। जोशुहा को ये सुनाई देने के बाद पूरी तरह से लोकिया के बस में होते हुए अपना स्पेयर उठाकर उसे मारने ही जा रहा है और गुस्सा होते हुए कहता है, एवेंगेलिन को मैं मार कर ही रहूंगा। तभी ये सब देखकर एवेंगेलिन तो डर के मारे कांप जाती है और बहुत ही ज्यादा डरी हुई। लेकिन इतने में ही कोई कहता है, लॉर्ड आप ऐसा मत कीजिए। और जोशुहा के स्पेयर के सामने काइन ने अपनी सॉर्ड लगा ली है और उसको रोकने लगा। लेकिन उसे रोकते रोकते अब उसका पूरा का पूरा शरीर कांपने लगता है और अपने मन में कहता है, डैम ये मुझे रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा हैवी है। लेकिन इतने में ही एंट्री होती है असैसिन किंग की और लोकिया को वो रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसे देखकर लोकिया और जोशुहा दोनों गुस्सा होकर कहते हैं, तुमने अपने आप को अभी यहाँ क्यों दिखाया है? आयसा सेस ट्रॉफी। और वह लैंड करती है जोशुहा के आगे। इसके आगे वह उसके सामने झुकते हुए बोलते हैं, मैं अपने लॉर्ड को ग्रेट करती हूँ और इस औरत के पास हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आगे सेसा सेस ट्रॉफी असैसिन किंग कहती है, यदि आप इसको इस तरह मार देते तो उसके पास जितनी भी चीजें हैं, उसके पास जितना भी बुद्धि है वह खत्म हो जाता। तो जोशुहा गुस्सा होते कहता है, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। यदि तुम मेरे सामने इस तरह खड़ी रहोगी एक बार और तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम सबको।
तो कायन अपनी शॉट छोड़ देता है और कहता है अगर आप इंसिस्ट करते हो तो प्लीज सबसे पहले यहाँ मुझे मारो आप। तभी जोशुआ गुस्सा होते पूछता है क्या यही लाइफ है जो कि तुमने चूज की है कायन? तो कायन कहता है हाँ, मैंने यही लाइफ चूज की है। मैं नहीं जानता कि अभी ये क्या चल रहा है, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है। माय लॉर्ड, मेरा काम है कि आप दूसरों को स्लॉटर करने से मैं आपको रोकूं। तो जोशुआ लूकिया को उस कायन के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है मुझे लगता है कि ये सब हमारे लिए है। तभी कायन कहता है नहीं माय लॉर्ड, मैं हमेशा आपकी साइड रहूंगा, चाहे आप एक डीमन किंग हो या कुछ, या आप अपनी मेमोरीज लॉस क्यों ना करते, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो जोशुआ पूछता है मैं एक डीमन किंग बन जाऊंगा तो भी, लेकिन क्यों? कायन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि मेरे फर्स्ट एंड लास्ट लॉर्ड केवल आप, जो कि जोशुआ सैंडर्स हैं, और आपको गलत करने से रोकना ये मेरी ड्यूटी है। सो इसलिए प्लीज आप इस किलिंग को, इस मारधाड़ को बंद कर दीजिए। तभी बीच में असैसिन किंग कहती है मुझे भी इस नाइट पर बिलीव है, ये नाइट बिल्कुल सही है, हम लोग एवन लैंड को नहीं मार सकते। यही है जिसको इस सब के बारे में पता है कि थर्ड प्रिंस की बॉडी कहाँ है। इन सब के बाद सीन शिफ्ट होता है सेकंड प्रिंस के पैलेस पर, और आवाज आती है कि जब एमिग्रांट ने अचानक मेरे साथ देने की पेशकश की तो मुझे अंदेशा होगा, लेकिन जिस बारे में मैं सबसे ज्यादा क्यूरियस था वो हो तुम। आगे सेकंड प्रिंस कहते हैं आप नहीं है वह, क्या सच में आप वही नहीं है एकमात्र व्यक्ति जिसके सबसे गहरे इरादे इस हमारे इंपीरियल पैलेस में है? मेरे लिटिल ब्रदर, ये होता है केसियर वॉन वेल्टन फोर्थ प्रिंस। जिसे सुनकर आगे फोर्थ प्रिंस कहता है तुम्हें मेरी इंटेंशंस ऑलरेडी पता है, सच में होंगल्यू? देन फोर्थ प्रिंस सेकंड प्रिंस कहता है ऑफ कोर्स, मुझे तो पता ही होगा ही, और मुझे ये भी पता कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्योंकि तुम्हें अभी सरसरन की जरूरत है। मैंने सही सुना है ना? तुम उसे ले जाओ, जो कि वह है मैं उसे तुम्हें दूंगा, क्योंकि ये आपको ही सूट करता है। जिसे सुनकर क्रिश्चियन वॉर ब्रिटेन का ध्यान जाता है सेकंड प्रिंस की तरफ। आगे सेकंड प्रिंस कहता है मुझे नहीं पता कि तुम उसकी पावर्स का यूज कैसे करोगे, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुम मेरे से अच्छा तो उसका यूज कर ही सकते हो। जिसे सुनकर फोर्थ प्रिंस काफी कोल्ड स्माइल देते हुए कहता है थैंक यू होंगनेम, और मैं मेक श्योर करूंगा कि आपका ये फेवर वापस करूं। इतने में उन दोनों को आवाज आती है केसियर वॉन ब्रिटन एम्पायर के फोर्थ प्रिंस, आप सीधा आइए और आप अपनी पनिशमेंट को रिसीव कीजिए। जिसे सुनकर वह दोनों चौंक जाते हैं। आगे वह आवाज कहती है फोर्थ प्रिंस केसियर वॉन ब्रिटन ने रॉयल फैमिली को हार्म करने की कोशिश की है, नहीं हार्म ही किया है, और उसने फैमिली के अगेंस्ट एक ट्रेटर का प्लॉट करने की कोशिश की है। जिसे सुनकर फोर्थ प्रिंस कहता है ये वॉइस होती है जोशुआ की। आगे चिल्लाते हुए कहता है फोर्थ प्रिंस केसियर वॉन ब्रिटन ने थर्ड प्रिंस का मर्डर किया है, जिनका नाम कैलेशन है, और प्लीज तुम बाहर आ जाओ, और इन सब की ग्रेट जजमेंट के लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। और सेकंड प्रिंस के फ्रंट डोर के आगे जोशुआ खड़ा है, और उस फ्रंट डोर को गार्ड करने के लिए बहुत सारे नाइट उसके सामने खड़े हुए हैं। और इसी की शुरुआत में दिखाई जाती है जोशुआ की मदर लूसिया, जो कि थोड़ी चिंतित, और पीछे से ड्यूक एग्नेस आते हुए बोलते हैं आप ऐसी क्यों हैं? तो लूसिया का ध्यान जाता है और एग्नेस बोलते हैं क्या ये सब जोशुआ की वजह से है? देन लूसिया ग्रीट करती है ड्यूक को, तो ड्यूक कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुमने आसपास क्या सुना हुआ है, ये मत सोचना कि तुम इस महल को छोड़कर, इस मैंशन को छोड़कर कहीं जा सकती हो, अभी ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है, आप ऐसे बाहर जाएं। तो लूसिया बोलती है लेकिन, तो ड्यूक बोलता है क्या मैंने आपसे नहीं कहा अभी, और आप प्लीज अपनी पोजीशन को ध्यान रखकर बात किया कीजिए। देन ये सब बोलकर ड्यूक एग्नेस अपने मन में सोचते हैं मैं अभी लूसिया पर इतनी ज्यादा टेंशन नहीं दे सकता, क्योंकि ब्लैक विंड सर्विलेंस, जो ब्लैक विंड के आदमी है मार्करस एम्पर की, वह मेरे ऊपर नजरें रखे हुए हैं,
और इस वजह से मैं केवल लूसिया को यहाँ इस मेंशन में ही सही सलामत रख सकता हूँ। ये सब होने का कारण तो वह जैकिन है जो कि अचानक गायब हो गया। जैकिन कॉइन आपको पता है, जिसे उस इविग्रांट के साथ उस डीमन ने मार दिया था। उसकी वजह से सम्राट मार्कस कुछ करने के लिए तैयार है और अभी मुझे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। तभी पीछे से दौड़ते हुए आता है बना आर्मस्ट्रॉन्ग और बोलता है, योर एक्सीलेंसी, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तो डियर कैगनस पूछते हैं, ऐसा क्या हो गया? तो आर्मस्ट्रॉन्ग बताता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में है। बोलता है, एम्परर ने ऑर्डर दिया है एक इमरजेंसी समनिंग का, सबको बुलाया है इमरजेंसी में। और देखकर ऐसा लगता है कि ये एक ग्रेट जजमेंट है इस सूरज के ऊपर, जो कि पूरे 2 टिकट्स में आज हो रही है। जिसे सुनकर ड्यूक एग्नस, लेडी लूसिया बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है ग्रेट जजमेंट ऑप्शन के बारे में। ये एक ऐसा ट्रायल है जो कि रॉयल्टी के लिए किया जाता है और ये एबलोन की हिस्ट्री में कुछ ही समय में हुआ है, मतलब बहुत कम बार हुआ है ऐसा कुछ। इसके अलावा इन सभी को राजद्रोह और उसके ऊपर किए जाने अपराधों पर इसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। तभी हम देखते हैं यहाँ फर्स्ट प्रिंस साथ में सेकंड प्रिंस और एम्परर के साथ फोर्थ प्रिंस आगे बताया जाता है। और जब भी ये क्राइम जो कि इनके थ्रेशन से बियॉन्ड होते हैं, तब जो एम्पायर की सूरज हमारे मैजेस्टी एम्परर उस रॉयल फैमिली के मेंबर को खुद पनिशमेंट देते हैं। इसीलिए सभी नागरिकों पर यह दायित्व है कि वह शाही परिवार के किसी सदस्य द्वारा देशद्रोह की किसी भी संदेह के बारे में शाही महल में रिपोर्ट करें। और एम्परर के सामने खड़ा होता है जोशुआ काइन और गेलहार्ड के लवर। देन हम देखते हैं एम्परर मार्कस के सामने खड़े हुए हैं सर नाइट, जो कि इस पूरे इंपीरियल नाइट के कमांडर हैं, उसके साथ को नाइट, और उनके सामने खड़े हुए हैं जोशुआ और वह दोनों। और वह देखता है बहुत तीखी निगाहों से इंपीरियल नाइट कमांडर जोशुआ से देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो तुम्हें पता चल गया मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। क्या मैं हूँ? नहीं ना? तो फिर तुम क्यों इस तरह मुझे इतनी भयानक नजरों से देख रहे हो? तभी एम्परर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम इतने ज्यादा बातें मत करो काउंट जोशुआ सैंडर्स, और ये टाइम वेस्ट करना बंद कर दो और डायरेक्ट सीधे पॉइंट पर आओ कि क्या हुआ है। जैसा कि तुमने कहा कि हमारे फोर्थ प्रिंस केसियर ने एक मर्डर प्लॉट किया है थर्ड प्रिंस क्लेशियन के बारे में, मतलब सीधी सीधी सी बात है कि फोर्थ प्रिंस ने मर्डर किया है थर्ड प्रिंस का, तो ये आपने क्लेम किया है, तो आपके पास इस चीज का कोई एविडेंस है कि नहीं? देन जोशुआ कहता है, हाँ मेरे पास है, और मैंने जो सर गेलहार्ड्स को आदमी बैकिंग कर रहे थे उनमें से एक को पकड़ लिया है और इसको बिल्कुल पूरी तरह से पता है कि थर्ड प्रिंस की बॉडी कहाँ है और इसके एविडेंस क्या है। देन जोशुआ और तना गुस्से में उस लड़की से कहता है, चलो जल्दी से बताओ कि थर्ड प्रिंस सेलेस्टियन की बॉडी कहाँ है। एटलीस्ट ये सब तुम एविडेंस के लिए कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा गेलहार्ड के साथ जो बच्चा है वह थोड़ा सही रहेगा। जिसे सुनकर तो वो लेडी घबराती हुई चौंकते हुए कहती है, तुम्हें एडेवन के बारे में कैसे पता? और अपने मन में सोचती है, मुझे जरूरत है कि अपने चाइल्ड एडेवन को एटलीस्ट बचा लूं, प्रोटेक्ट करूं। तभी ये सब सोचने के बाद बोलती है लेडी, फोर्थ प्रिंस केसियर यहाँ पर वही है जिनने थर्ड प्रिंस सेसलिन का मर्डर करवाया है, और यही है वो जिन्होंने थर्ड प्रिंस को अनडेड बनाया हुआ। और बात करें उनकी लाश की, तो वो इस रॉयल पैलेस के बेसमेंट के सीक्रेट रूम में रखी हुई है। जिसे सुनकर सेकंड प्रिंस फर्स्ट प्रिंस साथ में एम्परर देखते हैं केसियर की तरफ, लेकिन केसियर तो अभी भी मुस्कुरा रहा है। आगे कहती है, भाई लेडी, अगर आप लोग वहां पर चलेंगे तो आप थर्ड प्रिंस की डेड बॉडी को पा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद एम्परर मार्कस कहते हैं, तुमने अपने ब्रदर का मर्डर किया और उसके बाद उसे अनडेड बना दिया। अगर ये सच में बिल्कुल सही निकला, देन ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी और बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है, और ये क्राइम बहुत बुरा है तुम्हारा। हालांकि काउंट जोशुआ, मुझे अभी भी इस पर बिलीव नहीं कि केसियर ने ऐसी कुछ चीज की भी होगी, और यदि मैं इससे इसके बारे में पूछता हूँ तो प्रोबेबली ये तो यही कहेगा कि ये इसने नहीं किया है। तो इसके अलावा केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कि सीक्रेट रूम में, बेसमेंट के सीक्रेट रूम में जाऊं और जाकर उस बॉडी को ढूंढूं। इसके अलावा अभी तक हमने किसी भी तरह की डेमोनिक एनर्जी को सेंस नहीं किया है इस रॉयल पैलेस के अंदर, और अगर सच में ऐसा कुछ है, और ये तो मैं कह नहीं सकता कि यहाँ पर सीक्रेट बेसमेंट नहीं है, लेकिन क्या अगर ऐसा हो सकता है
कि प्रिंस के पास ऐसी कुछ स्किल्स हो जिसकी वजह से उन लोगों ने डेमोनिक एनर्जी को छुपा दिया हो उनकी तरफ। तो इस केस में केवल एक ही चीज बचती है, वो है कि आप लोग जाकर उस हिडन डेमोनिक एनर्जी को ढूंढें और कुछ एक्सपर्ट्स को ले जाएं जो कि उसका पता लगाएं। और इस ऑर्डर में मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे एम्पायर के होली एम्पायर के वर्ल्ड एम्पायर है उसके लिस्ट को ले जाएं और मेरी प्लेस को इन्वेस्टिगेशन करें। तुम्हें तो पता ही है मैं किसी भी बर्ड पर यकीन नहीं करता, इसलिए चाहकर मेरी जगह में इन्वेस्टिगेशन करूं और ढूंढ कर निकालूं उसे जिसने यह पाप किया है। जिसके बाद थोड़ा मुस्कुराते हुए जोशुआ कहता है, प्लीज आप चिंता मत कीजिए मैजेस्टी, यहाँ पर उन दूसरे नेशंस की हेल्प लिए बिना भी मेरे पास एक रास्ता है। इसके लिए हमारे पास इंपीरियल आर्चरी में होल्ड है एक केस जो कि इस केस को बिल्कुल सॉल्व कर सकती है, हमें बस उसका उपयोग ही करना है। देन एम्परर कहता है, तुम्हें ऐसी किसी चीज के बारे में कैसे पता है जिसके बारे में अभी तक मुझे भी नहीं पता। और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अभी तक तुम ऑलरेडी एक बैटलियन कमांडर के रूप में वहां जा चुके हो और फिर भी तुम ऐसा पूछ रहे और बोल रहे हो कि तुम्हें एक बार और परमिशन दी जाए कि तुम उसमें एंटर कर सको। तो फर्स्ट प्रिंस उठकर कहते हैं, प्लीज आप काउंट जोशुआ सेंडर्स को इसकी परमिशन मत दीजिए योर मैजेस्टी। जिसे सुनकर एम्परर और सेकंड प्रिंस का ध्यान जाता है फर्स्ट प्रिंस के ऊपर। आगे कहते हैं फर्स्ट प्रिंस कि उस रॉयल आर्चरीज में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और ये क्या ऐसा नहीं होगा कि हम इसकी हेल्प ही कर रहे हैं इस चीज में, और इस तरह कैसे हम उस निर्णय पर उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा जहां हमारा सम्मान माना जाता है इस तरह कुछ। इसीलिए मेरा सजेशन तो केवल यही है कि आप जाकर सीक्रेट रूम जो कि रॉयल पैलेस में है उसे जाकर खुद स्वयं से ढूंढें। जिसे सुनकर वहां खड़े कुछ नाइट्स बोलने लगते हैं, मुझे लगता है फर्स्ट प्रिंस जो कह रहे हैं वह जजमेंट बिल्कुल फेयर है और बिल्कुल सही है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसने ये गवाही दी है वह मूर्ख या कोई दूसरा इंसान हो सकता है। हाँ, तुमने सही कहा। और ऐसा भी हो सकता है, और किसको पता कि इनका रिलेशनशिप गलहार्ड के साथ है भी या नहीं। जिसे सुनकर उस लेडी को कुछ कहना नहीं आता और वह लोग आगे बात करते हैं। ये तो केवल एक कहने की बात है। इन लोगों ने इनके ऊपर फोर्थ प्रिंस के ऊपर क्लेम किया है कि ये मर्डर है, लेकिन इसका कोई रियल प्रूफ तो नहीं है। देन एम्परर मार्कस कहते हैं, काउंट जोशुआ, ये तो सबका ओपिनियन है, बट आपका क्या है? और ये सब सुनने के बाद मैं आपको इंपीरियल आर्चरीज को जाने की परमिशन नहीं दे सकता, ना ही उसको यूज करने की। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे? तभी ये सुनकर जोशुआ अपने मन में कहता है कि प्रिंस केसियर के बहुत ही ज्यादा पास में है और ये ब्रदर होने के नाते एक दूसरे की मदद तो करेंगे ही, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? ये रीजन तो केवल मेरे अगेंस्ट ही जा रहा है और इस केस में मुझे एक चांस तो लेना ही पड़ेगा। जिसके बाद देखते हैं एम्परर मार्कस थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने मेरे सवाल का आंसर क्यों नहीं दिया? और इसके अलावा क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि इसे तुम प्रूव कर सको? तो क्या मैं इस चीज को अपने रॉयल फैमिली के अगेंस्ट गिल्टी मानूं कि तुमने हमारे प्रति बिल्कुल वफादारी नहीं रखी है? तभी जोशुआ थोड़ा गुस्सा होते हुए अपने हाथ में और लाते हुए बोलता है, ओके ठीक है, मैं चाहकर उस सीक्रेट बेसमेंट के रूप को खुद ही ढूंढूंगा, तो इसलिए प्लीज अलाउ कीजिए मुझे कि मैं जाकर फोर्थ प्रिंस का पैलेस को ढूंढूं। तभी इंपीरियल लाइट के कमांडर गुस्सा होते हुए बोलते हैं, तुम अभी मैजेस्टी के सामने खड़े हुए और तुमने उनके सामने ऑरा यूज करने की गुस्ताखी कैसे की? और अगर तुमने अभी ये नहीं रोका तो तभी वह कुछ देखकर चौंक जाता है और हम देखते हैं जोशुआ उस इंटेंट को अपने पास ले जाता है और पीछे से बोलता है, काइंड माय लॉर्ड, और उस अटैक से जोशुआ का थोड़ा हादसा कर जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं वो होता है एक कवच, जिसे देखकर बोलता है, अब खुश होते ही जोशुआ, मेरे पास थोड़ा सा टैलेंटेड डिवाइन पावर के साथ और मुझे इसके साथ डेमोनिक एनर्जी को डिटेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं उस सीक्रेट बेसमेंट के रूम को खुद ही ढूंढ सकता हूँ बिना हॉवर्ल्ड प्रीस्ट के मदद के बिना। हालांकि आप अभी भी मुझे इसकी परमिशन देने के लिए मना करते हैं। तो लूकिया को अपेयर करते हुए और अपना ऑरा निकालते हुए कहता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। जिसे देखकर तो इंपीरियल नाइट के कमांडर और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं, सच में तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मैजेस्टी के सामने ब्लेड को उठाया, तुम बहुत ही बेकार काम कर रही हो ये। दैन जोशुआ शांत होते हुए ग्रीट करते हुए कहता है, मैं अपने एक्शंस को समझता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा डिस्करेजियस था
लेकिन क्या तलवारें भी दो धारी नहीं होती? और अपने मन में सोचता है। तो अब ये फाइट हेड ऑन हेड होने वाली है, जिसे देखकर एम्परर मार्कस बहुत ही ज्यादा घूरते हुए अपने मन में कहते हैं, मैं सच में इस बास्टर्ड के इस रैम्पेज प्रचंड चीज के आगे सच में ऐसे खड़ा नहीं हो सकता हूँ। हालांकि अगर मैं यहाँ जोशुआ के सामने हार गया तो मैं इसके बाद एडन को मैनिपुलेट करने के लिए कोई भी ट्रिक्स नहीं देख सकता। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे उस अनडेड आर्मी को छोड़ना ही पड़ेगा और एडन को चूज करना पड़ेगा। तो गाइस, जिसको भी यहाँ कंफ्यूजन हो रही हो, मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो अनडेड आर्मी आप सबको पता है कि एवी ग्रांट जो मैजिशियन है एम्परर मार्कस के कहने पर ही बनवा रहा है, लेकिन इसमें फोर्थ प्रिंस का नाम आ रहा है और अगर वह पकड़ी गई तो उसकी अनडेड आर्मी तो चली जाएगी, लेकिन उसे पता है कि एडन उस अनडेड आर्मी के बराबर है, इसलिए वह एडन को चूज कर रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और आगे अपने मन में कहता है, मार्कस तुम जितना जंगली होकर भाग सकते हो उतना जंगली होकर भागो जोशुआ, क्योंकि जल्द ही तुम बिल्कुल ही बदल देने वाले हो और तुम्हें बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। अबैंडन देन मुस्कुराते हुए मार्कस एम्परर कहते हैं जोशुआ से, ओके ठीक है, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि जाकर उस चीज को इन्वेस्टिगेट करूँ और जो फ्रेम में फंसाया जा रहा है फोर्थ प्रिंस को, उस नाम को क्लियर भी कर देना। और मैं इसके लिए असाइन करता हूँ जोशुआ सैंडर्स को कि वह जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे फोर्थ प्रिंस के पैलेस को। जैसे सुनकर तो जोशुआ काइन बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लगते हैं। आगे कहता है एम्परर, मैं तुम्हें इसके लिए 2 दिन का समय देता हूँ, जाओ और जाकर इसको खोजो इसी समय में, और अगर तुम इस चीज में फेल होते हो तो तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा। और केजियर वॉरबर्टन उसको मुस्कुराते हुए देखता है। इसके बाद फर्स्ट प्रिंस कहते हैं, तुमने मेरे साथ एक अलायंस बनाई हुई है, तो तुम यहाँ पर क्या कहने आए हो? और हम देखते हैं कि ये कहीं पर आ गए हैं। ये तीनों के तीनों सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ प्रिंस जो कि मीटिंग करते हैं। और सेकंड प्रिंस कहता है, ये टेम्पररी है, लेकिन हमें काउंट जोशुआ को टेक डाउन तो करना ही पड़ेगा। ये फर्स्ट प्रिंस काइसर का पैलेस है, लेकिन और आगे बोलता है, तुम तो इसके बारे में अवेयर हो कि काउंट जोशुआ कितना ज्यादा लिबरेटी है और उसकी वजह से तो हमें बहुत ज्यादा पेन होता है और जल्द से जल्द हमें उससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा और यही हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। देन फर्स्ट प्रिंस कहते हैं, पहली बार में उसे जीतने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैं तो उसके ऐसे ही बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जिसे सुनकर सेकंड प्रिंस कहता है, रादर दे आप क्या एक एक्सक्यूज ढूंढना चाहते हैं ताकि आप उससे फाइट कर सकें? ये काफी ग्रेट है, चलो ठीक है, हम एक दूसरे की मदद जरूर करेंगे। तभी फोर्थ प्रिंस केसियर सोच रहा होता है चार्नडी पॉइंटर के बारे में और कहता है, जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताई गई थी वह बिल्कुल सही है। देन इसके बाद फर्स्ट प्रिंस कहते हैं, हम लोग सब के सब एलाइज हैं, तो हम लोगों को एक चीज की आवश्यकता है, वो है सीधा रहने की, और मैं इस चीज को अपने आप से सुनना चाहता हूँ। जिसे सुनकर उन दोनों का ध्यान जाता है और फर्स्ट प्रिंस कहता है, क्या तुमने सच में सैली श्रोन को मर्डर किया है और उसको अनडेड में बदल दिया है? तो फोर्थ प्रिंस कहता है, हाँ, मैंने सच में ब्रदर सेंसिलोन को अनडेड किया है और इंपीरियल पैलेस के बेसमेंट में रखा हुआ है। इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा इसके बारे में कि क्या आपको सच में लगता है कि बिना किसी की मदद के मैंने ये सब किया है और कोई भी इसके लिए ढूंढ नहीं पाएगा? और आपको क्या लगता है कि मुझे कौन बैकिंग कर रहा है? तो फर्स्ट प्रिंस कहता है, नो वे, ये फादर। तो सेकंड प्रिंस कहता है, तो क्या सच में तुमने अपने ब्रदर का मर्डर इसलिए किया है क्योंकि तुम थ्रोन पाना चाहते हो? क्या सच में ये ऐसा ही है? देन फोर्थ प्रिंस कहते हैं कि हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वह मेरी बैकिंग कर रहे, लेकिन वह तो एक्चुअली में एक सस्पेक्टर है। जैसा कि हमेशा कहा गया है, अगर आपको कोई चीज चाहिए है तो आपको कोई चीज छोड़नी भी पड़ती है जो कि आपके लिए अननेसेसरी है। आपको पता है, मैं अपने ब्रदर्स जैसा नहीं हूँ, मेरे पास किसी भी तरह की कोई पावर नहीं है और ना ही मेरे पीछे कोई है, क्योंकि मैं एक फोर्थ प्रिंस हूँ। इसलिए अगर मुझे मोर डेस्परेट होना है तो मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, और ये तो बस वैसा ही है जैसा कि मेरे फादर ने मुझे प्रैक्टिस कराया है। हालांकि मेरा गोल ये बिल्कुल नहीं है कि मैं एम्परर बनूं, मैं तो केवल चाहता नंबर 2 को, और उस चीज को कोई भी इतना नीचे नहीं देख सकता। इसके अलावा मुझे पता है कि ज्यादा लालच करना बहुत बेकार होता है और वह आपके गले की फंदा बन सकता है। लेकिन ये सब सुनकर तो आप सेकंड प्रिंस गुस्सा होते हुए बोलते हैं, क्या तुम जैसे आदमी को ये नहीं लगता
कि तुमने सेल्चरोन को मारकर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और क्या तुम यह नहीं कह रही कि यदि बड़े भाई या मैं सम्राट नहीं बनता तो क्या हमारा अंत भी जो सेल्चरोन है उसकी तरह ही हो सकता है? देन ये सुनकर फर्स्ट प्रिंस कहता है, वेल ये सब तो हमारे फादर ने ही हमें पढ़ाया हुआ है। और हाँ, मैं बिल्कुल सपोज कर सकता हूँ कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही करता अगर मैं भी लैंड में सबसे लास्ट में होता। जिसे सुनकर सेकंड प्रिंस कहता है, और गाइस हेंगनिम कहने का मतलब होता है जो बड़े भाई है या कोई बड़ा, उससे रिस्पेक्ट से कहना, ठीक है। आगे फर्स्ट प्रिंस कहते हैं, लेकिन तुम्हें पता है क्या होगा अगर जोशुहा सच में उस सीक्रेट रूम को उस दिन आज के आज टुकड़े लेगा? तब इसके बाद फोर्थ प्रिंस की सीट ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, तो क्या इसके बाद भी इस अलायंस की जरूरत पड़ेगी? देन फोर्थ प्रिंस थोड़ा अपना गजब रूप दिखाते हुए कहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह इस मामले में कुछ भी पता नहीं कर पाएगा। और जो मेज उस चैम्बर के अंदर हुआ है वह बहुत ही बड़ा है और मुझे पता है कि वह इस पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बेस्ट है अपनी फील्ड में। उसको कोई भी डेमोनिक एनर्जी वहां से फील नहीं हो सकती उस बैरियर में से, क्योंकि वह बैरियर उसको पूरी तरह से रोक देगा। और अब इसके बाद कुछ समय बाद सीन शिफ्ट होता है और जोशुहा सैंडर्स कहीं किसी रूम के या कहीं टेलीपोर्टेशन के सामने खड़ा हुआ है। बहुत सारे आदमी भी खड़े हुए हैं। फोर्थ प्रिंस और कोई कहता है, क्या सच में यहीं पर ये सीक्रेट बेसमेंट रूम है जो कि फोर्थ प्रिंस का पैलेस में है? और ये होता है फोर्थ प्रिंस के जियर का पैलेस नेक्स्ट डे का सीन। और अब तो फोर्थ प्रिंस की भाई फटकर 64 हुई बड़ी है और कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक नाइट का माना हॉल और एक मेज का सर्कल माना बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मेज द्वारा बनाया हुआ बैरियर इस तरह खुल गया? ऐसा कैसे हो गया? और उस बैरियर को देखते हुए कहता है कि ये तो इतनी में 6th क्लास का बैरियर स्पेल है, फिर भी इसने इसे कैसे ढूंढ लिया? और जोशुहा पीछे देखते हुए बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है योर हाइनेस प्रिंस। जिसे सुनकर प्रिंस कहता है, व्हाट? और इसके बाद जोशुहा बहुत ही कनिंग निगाहों से देखते हुए कहता है, रिलैक्स, अभी तक तो मैंने ये स्टार्ट भी नहीं किया है। इसके बाद जोशुहा के पीछे केजस और एक का नाम भूल गया मैं, स्कार वाला बोलता है, ओके तो ठीक है कैप्टन रोड, आप बिल्कुल ध्यान रखना कि फोर्थ प्रिंस यहाँ से कहीं नहीं भाग पाए। और गाइस उसका नाम कैप्टन रोड इंपीरियल नाइट का। तो उसके आगे बोलता है, चलो चलो केजस, चलो हम कमांडर जोशुहा को फॉलो करते हैं। हाँ मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, चलो चलकर देखते हैं कि थर्ड प्रिंस ने कि यहाँ पर बेसमेंट में क्या छुपे हुए हैं, क्या छुपा हुआ है यहाँ। जिसे देखकर कैप्टन रोड पीछे कहते हैं कि भाई ये क्या है फोर्थ प्रिंस, तुम्हारे यहाँ पर ऐसा क्यों? लेकिन केसियर वॉन ब्रिटन फोर्थ प्रिंस बहुत ही खतरनाक निगाहों से देखते हुए कहता है, अगर तुम लोग अब इस एंड पर आ ही गए हो तो ठीक है, तुम सबको ब्रूटली मार दिया जाएगा। और इसके बाद उस पोर्टल में से कुछ आने लगता है, जिसे देखकर जोशुहा और वह सब के सब नाइट थोड़ा चौंक जाते हैं। मूनस्टोर के हेडक्वार्टर से जो कि नेचुरल सिटी के हार्डेट में बसी हुई है, तब वहाँ जीरो अपने मास्टर के सामने आते हुए बोलता है, हमने जो एम्पायर में हमारी ब्लू मून टीम भेजी थी वहाँ से एक मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि ड्यूक एल्डन वन एग्नेस अपने ट्रुप को लेकर मूव कर रहे हैं। तब लिलियस एस्ट्रोफी कहती है, तो इसका मतलब वो लोग कॉन्टिनेंट पार्ट करना स्टार्ट करने वाले हैं और ये लोग इस पीसफुल टाइम में पहले स्ट्राइक करने जा रहे हैं बिना किसी मुसीबत के। और ये तो होना बिल्कुल ऑब्वियस ही था। और अपना स्कार्फ खोलती है, तब हमें दिखता है लिलियस का फेस। आगे कहती है लिलियस कि एवलॉन एम्पायर लगता है पूरी तरह से तैयार है इस वॉर के लिए। तब जीरो बताते हुए कहता है, इसका मतलब है कि जो कि कैसल रैम में वो लीच अपेयर हुआ था, ये भी उसी का कारण है। और ये सब एवलॉन एम्पायर के मार्कस एम्परर मार्कस का ही प्लान था, जो कि उनने ये सब करने के लिए तैयार किया है। और उनका एक वेपन यही था कि वह अनडेड की वॉर करवाए। और अगर इस रेट से जे अनडेड आर्मी उनको ज्वाइन करती है और हमारी तरफ ही मार्च करती है, तब हम अपना होली ग्रेल नहीं ढूंढ पाएंगे और हमें इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रोकना पड़ेगा। तब लिलियस कहती है जीरो से, क्या जोशुहा ने तुमसे नहीं कहा था कि होली ग्रेल्स रॉयल आर्चवीज में है, इसलिए अभी हम इस समय कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके बारे में। जिसे सुनकर जीरो कहता है, तो क्या हुआ, लेकिन हम इस तरह बैठे भी तो नहीं रह सकते केवल काउंट जोशुहा के लिए। और देखने से ऐसा लगता है कि उनने हमारे इस एवलॉन एम्पायर के ग्रेट सन के ऊपर जजमेंट किया है, जो कि रॉयल फैमिली का मेंबर है। और अगर काउंट जोशुहा स्टाइल में फैल हो जाते हैं, तब हमारा होली ग्रेल तो हमसे और भी ज्यादा दूर होता जाएगा। तब लिलियस एस्ट्रो में कहती है, चीरो मुझे लगता है कि तुम अभी भी ये नहीं जानते कि जोशुहा किस प्रकार के आदमी है। जोशुहा कभी नहीं हार सकता। देन सीन शिफ्ट होता है वहीं जो पिछले एपिसोड में खत्म हुआ था। एक पोर्टल खुला था और उसमें से कुछ चीजें बाहर आ रही थी।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और उसको देखकर वह सबके सब चौंक गए। और इसके बाद बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए केजस के बगल वाला नाइट कहता है, क्या ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी बॉडी इसमें खिंचती जा रही है। तब केजस कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी सोल तो मेरी बॉडी को छोड़ रही है। तभी ये सब देखकर कमांडर रोड बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए घबराते हुए कहते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम हम सबको अपने अंदर खींच रहा है और इसकी वजह से हम सबके सब उसमें सेपरेट अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए सब लोग प्लीज अलर्ट रहना। और उस अंडरग्राउंड पैलेस में वह सबके सब अंदर चले जाते हैं और ये सब वहाँ खड़ा फोर्थ प्रिंस देखता है और उसे देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए बोलता है, बरबरू सच में ये कितना अच्छा होगा और मैं सच में उसे बहुत पसंद आएगा कि उसको इतने ज्यादा अनडेड बनाने के मटेरियल मिल गए हैं। चलो अब तुम जल्दी से जल्दी एक ऑबिडेंट डॉन की तरह रिवॉर्ड होना। जोशुहा देन सीन शिफ्ट होता है जोशुहा पर। जोशुहा भी कहीं पर टेलीपोर्ट हो गया है उस अंडरग्राउंड पैलेस में और ये देखते हुए जोशुहा कहता है, ये जगह। तब लोकिया कहता है, हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ एक अनकैनी प्रेजेंस महसूस हो रही है। जिसे सुनकर जोशुहा कहता है, क्या? तभी पीछे से गर्राने की आवाज आती है और जोशुहा का ध्यान जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर होते हैं लीच और अनडेड और जिसे देखकर बोलता है, क्या होल्स और लीच? केसियर सच में तुम रास्कल, तुमने इतनी बड़ी अनडेड की आर्मी बना ली है और इन सबको तुम यहाँ पर रखे हुए हो। तभी वो लीच चिल्लाता है और उसकी वजह से सारे के सारे गोल्स और अनडेड जोशुहा के ऊपर अटैक करने आते हैं। जैसे देखकर लोकिया कहता है, इस जगह के अलावा मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि जो दूसरे फ्लोर पर बहुत ही ज्यादा अनडेड है, एटलीस्ट 10,000 तो होंगे ही। जिसे सुनकर जोशुहा कहता है, एक और फ्लोर? तो इसका मतलब ये प्लेस कितनी बड़ी है? तभी लोकिया कहता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मेन तो ये है कि ये इतनी बड़ी इनॉर्मस अनडेड आर्मी जल्द ही तुम्हारी होगी, हमारी। तब जोशुहा कहता है, आप किस बारे में चिल्ला रहे हैं? तब लोकिया कहता है, और क्या, आइए वह भोजन छीन ले जो उसने हमारे लिए इतनी लगन से तैयार किया था। वह उस चीज का उपयोग नहीं कर सका जो इतने लंबे समय से उसने तैयार कर रखा है, तो चलिए हम इसको छीन लेते हैं अपने लिए। और लोकिया अपने आप से ही मूव करते हुए ऊपर उठ जाता है, जिसे देखकर जोशुहा थोड़ा चौंक गया। तब आगे लोकिया कहता है, इससे बेहतर रिवेंज तो अब हो ही नहीं सकता। आप जोशुहा। और लोकिया ग्लो करता है और बोलता है कि अब तुम सबके सब वहीं पर रुक जाओ मेरी कमांड पर। और उसमें से बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है जिससे वह सारे के सारे अनडेड उस रोशनी से वहीं पर रुक जाते हैं और उस रोशनी की वजह से गिराने लगते हैं। तभी उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है और बोलता है, लोकिया तुम सबके सब अब मुझे वर्शिप करोगे और सबके सब मुझे सबमिट कर दो। तो सबके सब अपने घुटनों पर आ जाते हैं। तभी जोशुहा के ऊपर लोकिया ने कब्जा कर लिया है। तब लोकिया कहता है, आप जिस प्राणी का आदर करते हैं और उसकी सेवा करते हैं वह मेरे लिए एक तुच्छ प्राणी है, इसलिए अब से मैं हूँ तुम्हारा न्यू मास्टर। उसके इतना कहने से ही लीच के गर्दन के ऊपर लोकिया का निशान आ जाता है जो कि एक डेमोनिक गॉड होता है। देन लोकिया अपनी पावर की वजह से सारे के सारे अनडेड लीच को काबू कर लेता है और वह सब उन सब का मास्टर बन गया है। देन बहुत ही ज्यादा खुश होती है मुस्कुराते हुए लोकिया कहता है, चलो तो अब चलकर हम पूरे के पूरे फ्लोर्स के अनडेड को डोमिनेट करते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह जहाँ पर कमांडर रोड है और बहुत सारे नाइट और वहीं पर है एक मैजिशियन जो कि मैजिक कर रहा है, डार्क मैजिक। उसकी वजह से वह उसके सामने टिक नहीं पा रही और बहुत सारे केजेस और उसके बाद साथ ही तो नीचे ही गिर गए। तभी ये सब देखकर कमांडर रोड कहते हैं, हु द हेल आर यू, तुम हो कौन? तब ये सुनकर आप लोगों को तो पता है ये बुरबुरु है और जेथ्रेटिक ऑर्वेस। तब कहता है जेथ्रेटिक ऑर्वेस, क्या तुम सच में क्यूरियस हो इस बारे में, लॉर्ड ऑफ नाइट्स? जिसे सुनकर तो कमांडर रोड चौंकते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? तब बैरू मुस्कुराते हुए वो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम 12 सुपर ह्यूमन में से एक हो, बट इवेंचुअली अब तुम इसके बाद मेरे एक सबऑर्डिनेट बनने वाले हो। इसे सुनते ही कमांडर रोड अपनी स्वर्ण में और इकट्ठा करते हुए बोलते हैं, तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं इस सब बुलशिट को नहीं मानूंगा। तब एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है और बोलता है, अनडेड डिसअपीयर हो जाओ। और उसका अटैक बहुत ही खतरनाक होता है और उस अटैक की पावर देखकर केजस, लेनगर और एक और लाल वाला नाइट बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। तब केजस कहता है, जैसा कि कैप्टन रोड से एक्सपेक्टेड था, ये तो सच में एक बहुत ही बड़ा मैसिव अटैक है। तभी लेनगर कहता है, नो वे, इसने इतना बड़ा हिट खाया फिर भी ये देखो बिल्कुल सही का सही है। तभी कमांडर रोड की भी नजर पड़ती है उसकी तरफ जहाँ पर बुरु था, वहाँ पर बहुत सारी माना जो डेमोनिक एनर्जी इकट्ठी होने लगती है और उसकी वजह से ये सबके सब उसी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या? और इस तरफ क्या देखते हैं, बेरू ने एक स्पेल कास्ट कर उस सबको अब्सॉर्ब कर लिया। तब वो सभी के सभी कहते हैं, क्या उसने इतना बड़ा स्लैश अब्सॉर्ब कर लिया है? तभी बैरू कमांडर रोड के पीछे आते हुए बोलता है, चलो तब ये स्किल मैं तुम्हारे पीछे यूज करता हूँ। और अपने उस स्पेल से वह अटैक करते हुए बोलता है, बैरू ओ लॉर्ड ऑफ नाइट, तो अब देखते हैं कि तुम इस अटैक के बाद कितनी देर तक जिंदा रहते हो। जिसे देखते हुए कमांडर रोड गुस्सा होते हुए अपने मन में कहते हैं, डैम, ये तो यहाँ पर आ गया और इसको ब्लॉक करने के लिए बहुत लेट हो गया हूँ मैं। तभी वहाँ पर रेड वाला नाइट आ जाता है और जेथ्रेटिक ऑर्वेस बैरू पर अटैक कर देता है उसके एन्चेंटमेंट पर। और तभी ये मौका पाकर
कमांडर रोड भी उसके ऊपर अटैक करने आ जाते हैं और अटैक करते हुए अपने मन में कहते हैं मैं एक ही झटके में इसका सिर को धड़ से अलग कर दूंगा ताकि बालमोल इस गोलीबारी से बच सके। इस अटैक को देखकर बैरू भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और तभी अपनी डेमोनिक एनर्जी रिलीज करता है और उसके रिलीज करते ही वह दोनों के दोनों उससे दूर खिसक कर आ जाते हैं। जो देखते हुए और ये सब देखते हुए रेड हेयर वाला नाइट कहता है इसने ऐसे कैसे इस वर्ल्ड में कोई पैरी कैप्टन रोड की शॉट इतने डिस्टेंस से चला सकता है और ये किस प्रकार का मैजिक है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेज। तभी कमांडर रोड कहते हैं मूर्ख मत बनो, बल्कि मैं इस बात से प्रभावित हूँ कि अब तुम अपना ऑरा ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हो। जिसे सुनकर उस रेड हेयर वाले का ध्यान जाता है, बोलता है कमांडर रोड। तभी बैरू अब हवा में उड़ते हुए बोलता है तो इसमें कितनी बड़ी क्या डील है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तुम लोगों में अभी भी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। जिसे सुनकर उन लोगों का ध्यान जाता है। तब आगे कहता है बैरू जब मेरे समय में तुम लोग थोड़े बहुत फेमस थे, लेकिन अब तुम लोग इस तरह हो गए हो। मैं बेट करता हूँ कि बाकी सब भी इसे देखने लायक भी कम है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इससे पहले भी तुम मेरे लिए केवल लंप ऑफ मीट ही थे। जिसे सुनते ही कैप्टन रोड को कुछ याद आता है और बोलता राइट, मुझे याद आ गया कि इस कॉन्टिनेंट में केवल एक ही बैटल मेज है जो जिसे कोई भी नाइट उसके पास जाकर उसे डिफीट नहीं कर सकता, वो है चैत्रस डिक और बस। जिसे सुनकर बैरू बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लगता है। तभी कैप्टन रोड आगे कहते हैं लेकिन तुम यहाँ कैसे हो सकते हो, तुम तो बहुत सालों पहले खत्म हो गए थे और मैंने सुना कि तुम मर भी गए थे। तब बैरू मुस्कुराते हुए कहता है मैंने ऐसे आदमी पर बहुत अधिक समय बिताया है जो कि मरने वाला था। चलो अब बारी है पेरिस की, और नहीं अब कोई भी तुम लोगों में से रिवॉर्ड नहीं हो पाएगा और सबके सब मेरे फेथफुल सर्वेंट बनकर रह जाओगे। तभी उस बैरू के पास खड़ा नाइट इन लोगों पर अटैक करने आता है, जिसे देखकर वह लोग अपनी स्वॉर्ड में ऑरा ले आते हैं और अटैक और लड़ने के लिए तैयार। और उनमें से कोई कहता है ये आ रहा है, अपनी स्वॉर्ड में ऑरा इकट्ठा कर लो जितना तुमसे हो सकता है, हमें इसको रोकना ही पड़ेगा जब तक कि हमारे पास रेनफोर्समेंट न आ जाए। और जैसे ही वह पेरिस वहां आता है, अपनी एक स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है और उस लाइट की वजह से केजस, लेंगर और रेड वाला कुछ देख ही नहीं पाते और कहते हैं ओ देखो मेरी आइज, मैं तो इसकी वजह से कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। तभी पेरिस उनके ऊपर अटैक करता है अपनी शॉट से, तो कमांडर रोड आगे आकर उस शॉट को और उस अटैक को ब्लॉक करते हैं अपनी शॉट के साथ, और उसकी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी भी आती है। और ये सब देखते हुए कमांडर रोड की भी आंखें बंद हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एनिमी जो दुश्मन है वह सनशॉट टेक्निक का यूज कर सके, ये तो केवल बेल्टन ब्लड लाइन ही कर सकती है। व्हाट द हेल, तो इसका मतलब है कि तुम थर्ड प्रिंस सेलिसॉन हो। तभी कैप्टन रोड के पीछे आ जाता है बैरू और कहता है तो तुमने इसके बारे में जल्द ही पता लगा लिया, और मुस्कुराता है। और ये सुनते ही बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है कैप्टन रोड। और हम क्या देखते हैं कि बैरू ने तो उन सबको एक ही साथ घायल कर दिया है, कैप्टन रोड को भी। तभी बैरू अपनी स्किल का यूज करते हुए चलो तो अब तुम सबको मैं अपने लिए ले लेता हूँ। तभी कैप्टन रोड के पीछे ऊपर एक मैजिक से एन्चांटमेंट करता है और उसकी वजह से कैप्टन रोड बंध जाते हैं पूरी तरह से और कुछ भी नहीं कर पाते। जो देखते हुए बैरू मुस्कुराते और डेविल स्माइल देते हुए कहता है विश करना कि तुम्हें बहुत ज्यादा पावर मिले, क्योंकि तुम्हारा क्रोध और घृणा तुम्हारा उद्देश्य बन जाएगा, और जो तुम्हारी अनफिल्ड अकम्प्लिशमेंट है वह सबके सब तुम्हारे लिए लास्ट में बची रहेंगे। तब कैप्टन रोड के ऊपर डेमोनिक एनर्जी हावी होने लगती है और आगे बैरू कहता है और तुम्हारी डेथ के बाद केवल तुम्हें यही मिलेगी। और बैरू के पीछे ही वह रेड हेयर वाला नाइट गिरे हुए बहुत ज्यादा गुस्से में सोचता है डैम्ड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं इसके सामने कुछ नहीं कर सकता इस पावर्स के साथ, इस तरह मैं कैप्टन को मरते हुए नहीं देख सकता। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वह बगल में देखता है जहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से अपना चूसुहा बाहर निकलता है और उस पर नजर जाती है बैरू की भी। तभी वहाँ आता है चूसुहा और लोग क्या बोलता है ओ जरा देखो तो हम कितने ज्यादा लकी है, हमें यहाँ पर आकर एक और माइनर डेमोनिक रिलम का मास्टर मिल गया जो कि अब मेरा सबऑर्डिनेट बनेगा। तभी बैरू कहता है एक और आ गया। जिसे सुनकर लोग क्या कहता है क्या तुम मेरी वॉइस सुन सकते हो, जैसा कि एक्सपेक्टेड था तुम्हारे जैसे टाइप के आदमी पर इसे सुनकर बैरू को गुस्सा आने लगता है और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा डेमोनिक एनर्जी है, क्या तुम एक डीमन हो और तुमने ये डोर ओपन कैसे किया। तभी चूसुआ कहता है तो हम फाइनली मिल ही गए बैरू। तभी लुकिया कहता है इस बारे में क्या ख्याल है कि मैं आपके शरीर को ले जाऊं और वह मृत्यु शिविर जो कि अपने स्वयं के वहां पाया है से होती है, जहां चूसुआ एक बैडएस लुक में कहता है फाइनली तो हम मिल गए बैरू। तभी लुकिया कहता है तुम्हारी बॉडी और इस डेथ नाइट की दोनों की बॉडी आज मैं चुरा कर ही रहूंगा तुमसे। तभी चूसुआ डेमोनिक एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से डेमोनिक एनर्जी उन दोनों को आकर घेरने लगती है और कैप्टन रोड जो कि फॉर्मेशन में फंसे हुए हैं वह भी वहां से रिलीज होने लगती है। तभी ये सब देखते हुए रेड हेयर वाला नाइट कहता है अपने मन में ये अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर ये कहाँ से ये चूसुआ पॉप अप हो गया।
और ये सबका सब इनसे ले रहा है और उतने डेमोनिक एनर्जी की वजह से कैपिटल रोड छूट जाती हैं। तभी ये देखते हुए बैरू बैरू खुश होता है, कहता है आई से बहुत मजा आया और बोलता है तो ये स्पेयर एक वोनगुमा है। जो सुनकर बोलता है एलाइट डेमोनिक रिलम एंडलेस। जो सुहा कहता है अब तो ये वोनगुमा, लेकिन ये है क्या? तब बताता है बैरू बैरू ये एक डेमन है जो कि अपनी पूरी की पूरी पावर खो चुका है और एक मीडियम में सील हो गया जिसे हम कहते हैं वोनगुमा। ये बहुत सारे डीमन है डेमोनिक रिलम में जो कि डिफीट हो जाते हैं अपने ओपोनेंट द्वारा, तो वो एक वेपन में सील कर दिए जाते हैं और अपनी पावर बढ़ाते रहते हैं। इस केस में वोनगुमा किसी से भी नहीं हार सकता अभी, और उसकी पावर्स अगर कोई उसके वेपन को यूज करता है तो उसका एक्सटेंशन बढ़ जाता है। यदि ऐसा भी नहीं है तो बहुत सारे लोग डेमन को क्रिएट करते हैं और सील कर देते हैं एक अपनी विक्ट्री के साइन के रूप में, जो कि तुम्हारे हाथ में सील्ड वेपन है। वो भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटेड हुआ और अपनी एक्सटेंशन मतलब खत्म होने की राह पर आ गया, और यही प्रूफ है कि ये डिफीट हो गया है। और बहुत ही ज्यादा एक और बार कहता है जरा इसकी एबिलिटीज को देखो, ये सील्ड डीमन इसकी एबिलिटीज तो बिल्कुल जो सेप्टल मैनिपुलेशन है उसी की तरह है, और ये इसी तरह है जैसे कि एक तरफ खुले दरवाजे के ऊपर तुम खड़े हो। साथ में जो सेप्टल मैनिपुलेशन टेक्निक्स है वह सेकेंडरी स्किल है जो कि बैटल स्किल होती है, और इसीलिए ये एक वोनगुमा में बदल गया है। जिस सुनकर जोशुआ लुगिया को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है तो तुम बिल्कुल गलत हो, ये एंडलेस हेल नहीं है, ये बल्कि वन ऑफ द स्पेयर्स एबिलिटीज है। और लुगिया कहता है बस तुम मुझे छोड़ो, मैं जाकर इस ब्लैड को खत्म कर दूंगा। जो सुनकर बैरू बैरू भी मुस्कुराते कहता आओ तो मैं देख रहा हूँ काफी समय हो गया, हम लोग काफी बात कर ली, चलो तो ये वक्त है कुछ करने का। तभी पीछे से ड्यूक अलस्तमा कहते हैं जोशुआ से माय लॉर्ड आप प्लीज डोंट माइंड, अगर आप चिंता न करें तो मैं इस डेथ नाइट को टेक कर इसको ख्याल रख लेता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ही एक्सपीरियंस करना चाहता था एबलॉन एम्पायर की सनशॉट टेक्निक को अपने हाथ से ही। जो सुनकर इवन अपना जोशुआ अपने मन में कहता है यदि ये आदमी सनशॉट टेक्निक यूज कर रहा है इसका मतलब ये रॉयल्टी है एबलॉन एम्पायर का, इसका मतलब ये डेथ नाइट थर्ड प्रिंस सेलिशन है। जो डेथ नाइट भी काफी खतरनाक लग रहा है। तभी बैरू बैरू हवा में उड़ने लगता है, कहता है नाइट किंग तुम अनग्रेटफुल रास्कल, मैंने तुम्हें लाइफ दी और तुम फिर भी मेरे ऊपर नहीं आ रहे हो और तुम मुझे बेट्रे कर दी तुमने, और आज मैं तुमसे इसका बदला लूंगा और तुमसे छुटकारा भी पालूंगा। और भी ज्यादा अपना और निकालते हुए बैरू बैरू कहता है तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्यों मुझे कॉन्टिनेंट का बेस्ट बैटल मैच कहते हैं। दो जो सुहावी बहुत ही ज्यादा पोजीशन में तैयार फाइटिंग के लिए कहता है तो इस केस में तो मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्यों स्पेयर नाइट कहा जाता हूँ। तभी ड्यूक अलस्तमा थर्ड प्रिंस के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं और तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर बैरू बैरू हवा में उड़ते हुए दो स्पेल क्रिएट करता है। उन दोनों स्पेल से दो घोस्ट स्पेयर नाइट जोशुआ की तरफ बढ़ते हैं, जो सुहा ने काउंटर करने के लिए तैयार। तभी वह दोनों ही जोशुआ के हाथों में लगी लुगिया के दोनों तरफ जाते हैं और लुगिया को चैन के जरिए बांध लेते हैं। हम देखते हैं उन लोगों ने लुगिया को ट्रैप कर दिया है। तभी अब बैटल मैच बैरू बैरू काफी तेजी से जोशुआ के ऊपर अटैक करने आता है, कहता है चलो तो आज मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपना स्पेशल ब्लैक मैजिक क्रिएशन ऑफ डार्क होल जो कि उसके हाथ में है। तभी जोशुआ भी लुगिया को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ जाता है, बोलता है मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, और अपना फिस्ट उसकी तरफ मारने जाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने मेरे स्पेयर को सील कर दिया तो तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? कोई चांस ही नहीं। और उन दोनों के अटैक एक दूसरे में टकराते हैं, उसकी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वो जो डार्क होल है वह बड़ा होने लगता है। जो देखते हुए जथ्रेडिक्स और अवश या बैरू बैरू कहता है ओह तो देखो जरा एरोगेंट नाइट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इन खाली हाथों से ही मेरा इतना बड़ा मैजिक ब्लॉक कर सकते हो? इसकी वजह से तो मैं तुम्हारी स्प्लिट को भी खत्म कर दूंगा, तुम्हारा माना तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तभी जो सुहावी फॉर्म में आते हुए खुश होते हुए कहता है तुम हो जो आज हमेशा के लिए खत्म होने वाले हो, और अपना हाथ पीछे जाकर बोलता है मैजिक स्पेयर 8 लेवल 6 अराउंड। और उसके अटैक करने की वजह से जो डार्क होल है उसमें काफी ज्यादा एनर्जी, और जथ्रेडिक्स और बस बैरू बैरू उस डार्क होल के अंदर जाने लगता है। जो देखते हुए अपने मन में बैरू बैरू कहता है नहीं ये क्या हो रहा है, ये डार्क होल तो रिवर्स होने लगा, मैं इसके अंदर घुसता जा रहा हूँ नहीं। तभी जोशुआ चिल्लाते हुए कहता है एनहाइलेशन ब्लैक स्पेयर। तभी हम देखते हैं पूरा का पूरा बैरू बैरू उस डार्क होल के अंदर चला जाता है और वो डार्क होल लुगिया के सामने दैट्स द बैडेस्ट सीन। तभी जोशुआ उसको देखते हुए अपने मन में कहता है हाँ वीर बैरू बैरू, सच में मुझे इस पर बिलीव नहीं हो रहा कि तुम अपनी ही स्किल से टेक डाउन किए गए हो। तुम्हें कहते हैं कॉन्टिनेंट का बेस्ट मैच, लेकिन अब तुम देखो अपने ही मैजिक में खुद ही खत्म हो गए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं डेथ नाइट और ड्यूक अलस्तमा की शॉट टकराती है और उन दोनों का ही क्लैश चल रहा है, जहां पर
थर्ड प्रिंस ड्यूक अलास्टमा के ऊपर अटैक करने आते हैं। तभी ड्यूक अलास्टमा का आर्मर में वह स्वॉर्ड घलती है, लेकिन ड्यूक अलास्टमा अपनी बेयर हैंड से ही उसकी स्वॉर्ड पकड़कर कहते हैं सच में ये कितनी ऑब्वियस ट्रिक्स हैं। तभी एक अटैक करते हैं, उसकी वजह से थर्ड प्रिंस कट गए। ड्यूक अलास्टमा कहते हैं तुम सच में तुम्हें बेस्ट देना चाहिए था, ये तो काफी इजी विक्ट्री हो गई। और ड्यूक अलास्टमा की अटैक की वजह से थर्ड प्रिंस डेथ नाइट नीचे गिर जाते हैं। ड्यूक अलास्टमा कहते हैं ये क्या है, क्या तुम अपनी ट्रू स्किल्स नहीं दिखाओगे मुझे? तब थर्ड प्रिंस डेथ नाइट कहते हैं मैंने केवल मार्शल आर्ट से सीखा है, जो कि मैंने केवल अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए सीखा था, क्योंकि मुझे कभी भी एम्परर की पोजीशन नहीं चाहिए था, मेरे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, इसलिए मैंने अपनी खुद की फोर्स बनाई, इसीलिए मैंने अपनी रॉयल फैमिली को भी छोड़ दिया था। देन मेरी मदर सडनली कहीं पर मिस हो गई और उनको ढूंढने में मैं उनको हमेशा ही ढूंढने लगा। तभी बगल से आता है जोशुआ और कहता है तो तुम श्योर हो, तो तुम सैली सिलोन ही होने चाहिए। थर्ड प्रिंस जो सुनकर सैली सिलोन की नजर पड़ती है, तभी लोगिया कहता है जोशुआ जल्दी करो और जल्दी से जल्दी तुम इसको अपनी साइड में ला लो जब तक ये कम्प्लीटली डिस्पेयर नहीं हो जाता। जोशुआ कहता है लेकिन ये, तो लोगिया कहता है नो वे, तुम यहाँ पर बकवास और सिट लाइक बातें बनना बंद करो, ये प्रिंस है और ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, इसको जल्दी से जल्दी उठाओ, ये थर्ड प्रिंस डेथ नाइट के लूप में तुम्हारा एक अच्छा एलाय बनेगा। और जो थर्ड प्रिंस है वह डिस्पेयर होने लगता है। लोगिया कहता है अगर तुम सच में अपने बारे में चिंता करते हो तो इसे डिस्पेयर मत होने दो। तब जोशुआ उसकी तरफ देखता है। जोशुआ कहता है मैं तुम्हें सच में प्रॉमिस नहीं कर सकता कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि अनकवरिंग ट्रुथ हमेशा सिंपल नहीं होता और किसी के लिए ये सॉल्व करना काफी ज्यादा अजीब हो सकता है। हालांकि अगर तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ एक चीज की, मैं तुम्हारे लिए अपनी पावर से जो भी कर सकता हूँ तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। तब क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे? मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो देखकर जोशुआ को, थर्ड प्रिंस जोशुआ को देखते हुए अपने मन में कहता है इसके वर्ड्स सच में काफी ज्यादा अलग है, इसके जो कहा है वह भी बहुत अलग है। और यदि ये एक आदमी है, तब थर्ड प्रिंस डिस्पेयर होते हुए कहता है यदि ये तुम हो तो मुझे तुम पर बिलीव है, तुम्हारे साथ तो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाती है, मैं एग्री करता हूँ तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, सो प्लीज क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? जोशुआ कहता है हाँ, मेरा नाम है जोशुआ सैंडर्स। इस केस में अब मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। जोशुआ अपना हाथ आगे करता है, थर्ड प्रिंस के साथ डेथ नाइट के साथ बना लेता है कॉन्ट्रैक्ट। तब डेथ नाइट जोशुआ के सामने बैठ जाता है, बोलता है हाँ जोशुआ सैंडर्स, ये काफी अच्छा नाम है। और आगे कहता है तुम मैं थर्ड प्रिंस सैली सिलोन अब से अपनी पूरी जिंदगी में अपने न्यू मास्टर जोशुआ सैंडर्स को हमेशा सर्व करूंगा। तभी वहां पर कुछ आवाज आती है और कोई बोलता है तुम सच में काफी ज्यादा अनोइंग हो, तुम हमेशा ही मेरे रास्ते में आते रहते हो जोशुआ। जो सुनकर जोशुआ थर्ड प्रिंस काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी उस पोर्टल में से फिर से आवाज आती है ग्रेट वेदर, ये सही भी है और बहुत ही ज्यादा गलत, क्योंकि तुम यहाँ पर ड्रॉप्ड हो। और इसके बारे में मैं एक चीज में तो बिल्कुल शेयर हूँ कि क्यों आखिरकार एक ब्राइटेस्ट स्टार जो कि हेवनली और डेमोनिक रेलम के कंबाइन में इस मिडिल रेलम में फंसा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे जो वेपन है उसके अंदर एक मेरे डीमन सील है ना इसके अंदर। जो सुनकर जोशुआ कहता है क्या ये क्या हो रहा है, मैंने उसे उस ब्लैक होल में फंसा दिया, फिर भी ये बात कैसे कर सकता है? तभी जोशुआ से लोगिया कहता है नहीं जोशुआ, ये बॉयज जो बैरू की नहीं है। जो सुनकर जोशुआ थोड़ा चौंक जाता है। आगे लोगिया कहता है ये तो वही कल्प्रेट है जिसने जेथरेटिस ऑर्बस के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है और जिसने इस लिस्ट बैरू को बनाया है। ये है 32 हमारे टॉप डीमंस में से एक आस्मोल्डास। ये काफी खतरनाक जो सीन है वह आपको लग रहा होगा और इसीलिए आप लोग कमेंट लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। और जोशुआ उसे देखता है, इसी के साथ जाता है इसी के बारे में ऑलमोस्ट यस, ये प्रेजेंट में रैंक 32 का डीमन है और यही एक डीमन है जिसके पास 7 किल्स की सिलेस्टर पावर्स है जो है आस्मोडियस। आगे बताया जाता है कि बहुत साल पहले इसने अपनी इविल इन्फ्लुएंस पूरे डेमोनिक रेलम सारी दुनिया में फैलाई। इसकी वजह से जितने भी मिडिल में ह्यूमंस, एविल्स और एल्फ्स जितनी भी रेसेस हैं सब भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। और इसके अलावा इसने पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहा, लेकिन इसकी ग्रीड यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो इवेंचुअली इसने डायरेक्ट ही हेवनली रेलम पर भी अटैक कर दिया। और वहां पर वन ऑफ द 7 आर्च एंजल्स थे, राफेल, और उन लोगों की लड़ाई स्टार्ट हुई और इस तरफ से आस्मोडियस और उन दोनों के बीच में इतनी घमासान लड़ाई हुई और उस बैटल की वजह से राफेल और आस्मोडियस बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए और उन दोनों बहुत ज्यादा जख्मी। फिर इतने सालों बाद अब ये फिर से अपेयर हुआ है। जो सुनकर आस्मोडियस अब कहता है ये चीजें सच में काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। जो सुनकर जोशुआ कहता है तुम ये नॉनसेंस जैसी बातें करना बंद करोगे और अपने आप को दिखाओ। जो सुनकर आस्मोडियस कहता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है अभी मेरे लिए, वेल इवेंचुअली तुम्हारे पास एक चांस है, इसलिए तुम अभी इतने ज्यादा इम्पेशेंट मत हो। इसके अलावा
और तभी वहां पर उस पोर्टल में से करता है जेथरिस्टिक्स और बस बैरू की लाश, और उसे देखते हुए बताते हुए करता है एस्मोडियस कहता है, मैंने बहुत ज्यादा वर्क हार्ड किया था इस बॉडी को पाने के लिए, लेकिन आज इतने हॉरिबल दिन है कि आज मैं तुमसे मिल पाया और मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट देता हूँ और मैं तुम्हें बाद में देखूंगा हमारी नेक्स्ट मीटिंग में डेमन गॉड आर्चमेंट। तो सुनकर चूसा कहता है रुको, लेकिन वह पोर्टल खत्म हो जाता है और उस स्पेस में एक खतरनाक सी एनर्जी आती है और उसमें एक दरार खुलने लगती है, जो देखकर जोशुआ कहता है, क्या आखिर ये अचानक यहाँ पर हो क्या रहा है? और वह पीछे से पूरा का पूरा जो अलग से वर्ल्ड है वह टूटने लगता है, जो देखते हुए अपने मन में जोशुआ कहता है, ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डिवाइन फोर्स आखिर ये कैसे इस एंडलेस हेल्प बैरियर को तोड़ रही है? तब ड्यूगलस्तमा उस होली लाइट की वजह से इफेक्ट हो रहे होते हैं, कहते हैं ये फोर्स तो सच में बहुत ज्यादा है और ये मेरी बॉडी मिलकर भी इसको नहीं रोक सकती और ये सच में ये कोई फोर्स वाली मुझे समन कर रहा है। और जैसे ही वह बैरियर टूटता है, जोशुआ के सामने ड्यूक ट्रेम्बलिन और साथ में होते हैं बैरन स्टेन। गाइस आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है आगे। तब ड्यूक ट्रेम्बलिन कहते, तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बैरन स्टेन कहते, हाँ ये ऑब्जेक्ट डेफिनेटली इफेक्टिव तो है। जो देखकर जोशुआ कहता है, ड्यूक गलस्तमा एंड काउंट एरिक, आखिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और वैसे कैप्टन रूट कहाँ है और दूसरे ट्रुप्स कहाँ हैं? जो सुनकर ड्यूक ट्रेम्बलिन कहते हैं, तो उनके बारे में चिंता मत करो, उन्हें तो जाकर मेडिसिन दी जाएगी। मोर इम्पोर्टेंट काउंट जोशुआ, क्या तुम इसको पहचान सकते हो? जोशुआ कहता है ये, और तभी बैरन ड्यूक ट्रेम्बलिन कहते हैं, जैसा कि तुमने कहा था फोर्थ प्रिंस केसियर से कि जाकर फाइंड करना है कि इस मैटर को सॉल्व करने के लिए रॉयल आर्च ऑफ रेज में से, इसलिए और उसमें किसको पता था कि उसके अंदर होरी ग्लेड और वर्ल्ड एम्पायर का ये इतना हिडन चीज होगी जो कि हमारे रॉयल एम्पायर एबलोन एम्पायर में है। तब जोशुआ उसको दिख रहा है उसका टाइप को जो भी है और उसमें से रेड एनर्जी निकलती हुई आगे ट्रेम्बलिन कहते हैं, मैंने सुना था कि ये होली लैलिक जैसे ही किसी डेमोनिक एनर्जी को सेंस करता है तो इसकी वजह से ये बहुत जो पहले तो व्हाइट रहेगा, लेकिन जैसे ही वह आपकी तरफ आया तो बिल्कुल रेड होने लगा। ऐसा क्यों? काउंट जोशुआ, जो सुनकर काउंट जोशुआ अपने मन में कहता है, ये होली ग्लेड की पावर इंडीड अमेजिंग है, बिना किसी एक्नॉलेज के ये सच में ये कैसे डिमांड पावर्स यूज कर सकता है। तो इसकी वजह से इसने डिस्ट्रॉय कर दिया लॉर्ड डुलहंस एंडलेस हेल्थ और टेम्पररी ब्लॉक कर दिया कि मैं उन्हें समन कर सकूं। इनमें से कहता है, ये कंट्री वंडरफुल मून, ये इस मून डोर्स को इतनी जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए था। भाई बैरन स्टीन अपनी सॉर्ड निकालते कहते हैं, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन ब्लैक मैजिक डेमोनिक एनर्जी हमारे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में ही फॉरबिडन है। और एक खतरनाक सी स्माइल करते हुए कहता है, एंड ये चीजें तो तुम्हें हमसे भी ज्यादा अच्छा पता होगी। तभी जोशुआ का लुकिया बैरन स्टीन पर अटैक करने आता है और आगे ड्यूक स्टीन कहता है, आओ लव यू, बताओ तुम मुझे इसको और ऑबिडेंटली। और तभी जोशुआ खतरनाक अटैक करता है जिसकी वजह से बैरन स्टीन दूर जाकर करते हैं। ड्यूक ट्रेम्बलिन दिख रही, तभी बैरन स्टीन उसको काटते हुए सीधे ही जोशुआ के ऊपर अटैक करने आते हुए कहते हैं, दैट्स राइट, बिल्कुल जैसा कि तुम चाहते थे, मुझे बहुत पसंद आया ये। और वह दोनों भी अटैक करते हैं एक दूसरे पर और अटैक करते करते बोल रहा है बैरन स्टीन, आह क्या बात है, तो आज करते हैं हम प्रॉपर डेट, इस समय मजा आएगा। तभी जोशुआ उसे घूर कर देखता है बैरन स्टीन को, जो देखकर बैरन स्टीन भी चौंक गया। तभी जोशुआ एक और अटैक करता है, लेकिन बैरन स्टीन उसे काफी आसानी से ब्लॉक करके बच जाता है। और मुस्कुराते हुए बैरन स्टीन कहता है, अपने आप को तो देखो, तुम्हें देखो, तुम तो मुझे बिल्कुल मारने ही वाले हो, तुम इस तरह से तो मुझे प्रोवोक कर रहे हो। ऑनेस्टली सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आई लाइक इट। और तभी कोई लुकिया के ऊपर शॉट लगता है, बोलता है, बस जोक करना बंद करो एरिक। और तभी हम क्या देखते हैं, भाई ड्यूक ट्रेम्बलिन की पावर जोशुआ की लुकिया को केवल एक ही बार में रोक दिया। दैट्स द पावर ऑफ ड्यूक। और तब ड्यूक ट्रेम्बलिन कहते हैं, काउंट जोशुआ, मुझे लगता है कि आपको ऐसा रख देना चाहिए क्योंकि ये मोर डिफिकल्ट होगा, जबकि ये एक इंपीरियल ऑर्डर है, तो ये सबसे अच्छा होगा कि तुम ऑबिडेंटली फॉलो करो हमें। जो देखकर जोशुआ अपने मन में कहता है, ड्यूक ट्रेम्बलिन, ये इनकी पोजीशन इन 9 स्टार्स में सबसे ज्यादा है। स्वॉर्डमैनशिप में स्टार्स हमेशा है सुपर ह्यूमंस को सप्रेस कर देते हैं, इनके बीच बिल्कुल ऐसे है जैसे आसमान और जमीन के बीच डिफरेंस। गाइस आपको पता है ऐसा क्यों कर रहा है जोशुआ? क्योंकि इसने अभी तक केवल और केवल मर्सिनरी किंग से ही लड़ाई की है, उसे अभी तक आइडिया नहीं कि ड्यूक की पावर क्या होती है। आगे सोचते हुए कहता है अपने मन में, यहाँ तक कि इसके साथ अपोनेंट करना बैरू है, वह भी इसके साथ डील नहीं कर पाएगा। आफ्टर ऑल ये सारे के सारे 9 स्टार्स में से, सारे के सारे कॉन्टिनेंट में से इसको ट्रेम्बलिन को कहा जाता है स्वॉर्ड किंग, ऐसे ही नहीं, स्वॉर्ड किंग ग्रास द कॉन ट्रेम्बलिन। और अपनी एनर्जी रिलीज करता है वो भी टायरनिंग की, और अपने मन में कहता है, मैं इससे इन्वॉल्व नहीं हो सकता। यदि तुम लोगों को लगता है कि मैं ऐसे तुम्हारी ट्रैप में फंस जाऊंगा तो तुम लोग ट्रूली मिस्टेक कर रहे हो।
और वहाँ बिजली की रफ्तार से भाग जाता है, जो देखकर तो बेचारा एरिक स्टेन काफी ज्यादा चिल्लाता है और बोलता है, ए, मैंने सच में प्लान किया था तुम्हारे साथ थ्रिलिंग डेट का, लेकिन तुम यहाँ से भाग करके जा रहे हो, वापस आओ जरा। दहन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टावर, वो भी ये टावर आप समझ गए होंगे, ये है मैजिक टावर जिसमें बहुत ज्यादा धमाके हो रहे हैं, हमें बताया जाता है। और दूसरी जगह सेम जगह मैजिक टावर के अंदर हो रहे होते हैं धमाके, किसी का ब्लड निकलता है और ये होता है सेवेंथ मैजिशियन ट्रेपियर बिस्कॉन, मैजिशियन ऑफ टेम्पेस्ट। बोलता है, मैं तो अपना कोई भी माना ही फील नहीं कर पा रहा। ईवी ग्रांट, तुम बास्टर्ड, तुमने क्या किया। हम देखते हैं एक और कूल सीन जहाँ पर ईवी ग्रांट ने मैजिशियन के हेड को बंदी बना लिया होता है। टावर मास्टर को कहता है, इस एनवायरमेंट में तुम्हारे जैसे कोई भी माना यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लो ग्रेड मैजिक है। बिल्कुल, क्योंकि ये तुम पॉइजनिंग हो गए, इसलिए तुम कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकते। जो सुनकर ये सेवेंथ मैजिशियन स्टोक्स अपने मन में कहता है, क्या रिडिकुलस बातें हैं, ईवी ग्रांट सच में रियली माना यूज कर सकता है। यदि ऐसे एनवायरमेंट में ये माना यूज कर सकता है तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ये अल्टीमेट लेवल मैजिक स्टेज से ज्यादा, मतलब द 8th क्लास ईवी ग्रांट रॉयल फैमिली चीफ मेज। तब ईवी ग्रांट अपना मैजिक स्पेल पढ़ते हुए कहता है, ना अभी तो मैं फोर्सफुली टेलीपोर्ट हो रहा हूँ और जल्दी से जल्दी तुम इस चीज को अपने आप को ब्लेम करोगे कि ये क्या हो रहा है और आज क्या हुआ आज के दिन। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हारा मैजिक सर्कल, और तुम अब कभी भी मैजिक यूज नहीं कर पाओगे। जो सुनने के बाद बिस्टोक्स गुस्सा होते हुए चिल्लाकर कहता है, शट अप, मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें एक चांस दिया था कि तुम मैजिक टावर में आओ, लेकिन तुमने क्या किया, उनके पीछे ही छुरा घोंप दिया और तुम लोगों ने हमें एक फ्रेम में फंसाया। मैं इस तरह एक्सेप्ट नहीं करने दूंगा एस्केप, तुम ट्रेटर, तुम अपनी इन बुरी इरादों को छुपाए हुए थे इतने दिनों से। जो सुनकर ईवी ग्रांट में मुस्कुराते हुए कहता, आहो, मैंने कभी नहीं छुपाया, क्या जोक है। और क्या तुम्हें सच में नहीं पता ये ओल्ड मैन कितना ज्यादा लॉयल था इसके लिए, इसलिए ये एक मैजिक टावर मास्टर था, क्या तुम्हें लगता है। लेकिन इस वर्ल्ड में अगर तुम किसी को बिट्रे नहीं करते तो तुम्हें कोई और बिट्रे कर देता है। आप सबको पता है इंडून पिल्ले मैजिक टावर का मास्टर है, बेचारा 7th मेज था लेकिन कब खत्म हो गया। ईवी ग्रांट कहता है, तो तुम इसके बारे में क्यों सोच रहे हो, और एक खतरनाक सी नजरों से देखते कहता है, ये ओल्ड मैन हमेशा ही सोचता था कि हमेशा विनर वही होता है जो कि राइटफुल सोचता है ना, और जो लूजर्स होते हैं वह हमेशा ही सिनर होते हैं, पापी। जो सुनकर स्टोक्स का चुप हो जाता है। अब ईवी ग्रांट के पीछे कोई आदमी कहता है, तो इस केस में तुम्हें भी याद रखना चाहिए कि तुम भी एक सिनर पापी हो। हम देखते हैं मेज एस्लिन को कहती है, लिमिटर रिटर्नर लुक ऑन, और उस कहने के साथ ही जो भी चैने हैं स्टोक्स के नीचे और जो फॉर्मेशन बनी है वह टूटने लगती है। और तभी वहां से ईवी ग्रांट गायब होते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आई। और वो चैने वहां पर एक बड़ा सर्कल बना लेती है एस्लिन की फोर्सफुल एक एन्चांटमेंट की वजह से, और स्टोक्स वहां पर खड़ा खड़ा देख रहा। ईवी ग्रांट गायब हो जाता है, जो देखकर स्टोक्स कहता है, क्या तुम तो एक मर्सिनरी हो जो कि यहाँ पर 7th मैजिशियन का ट्रायल देने आई थी ना, आखिर तुम कैसे ऐसे यहाँ पर इस प्लेस पर आकर मैजिक यूज कर सकती हूँ। वे उनको कमरे से बाहर आवाज आती है, जाओ और उस मर्सिनरी मेज को पकड़ो जो अनऑथराइज्ड है और यहाँ पर आ गई, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। जो देखकर एस्लिन चौंक जाती है। वे कहते हैं, फॉर सेक वो मैजिक टावर सर्वर ईवी ग्रांट इस रेवोल्यूशन में सक्सेस हो गए हैं। तभी एस्लिन चिल्लाकर कहती है, हमारे पास टाइम नहीं है इस सब के लिए, और एक बे रास्ता तैयार करती हूँ, इसलिए तुम मुझे जल्दी से जल्दी फॉलो करो। तभी हम क्या देखते हैं, ईवी बाहर उस गेट के बाहर कुछ मैजिशियन है, उनके नीचे वह टेलीपोर्टेशन बनता है और कहता है, हम लोग टेलीपोर्ट हो रहे हैं, और वह अपने मैजिक का यूज करते कहता है, डैम, ऐसा नहीं हो सकता, इससे तो हमारा सारा का सारा प्लान खत्म हो जाएगा, नहीं मुझे वापस आना पड़ेगा, मैं उस आजकल को एक लेसन सिखा कर ही रहूंगी। तभी बगल से वह सोल्जर कहता है, वेट सर, ईवी ग्रांट के लिए लेटर ढूंढ छोड़कर गए हैं। जो सुनकर वह कहता है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ इसलिए उसे बाद में पढ़ना। सोल्जर कहता है, 4th प्रिंस कैसियर ने लेटर भेजा है। जो सुनकर वह थोड़ा शांत मैजिशियन कहता है, क्या हिज हाइनेस ने। तभी हम देखते हैं और जिसके अंदर से निकलता है ईवी ग्रांट और होता है 4th प्रिंस कैसियर का सीक्रेट बेसमेंट रूम। और ईवी ग्रांट आते हुए कहता है, आपने मुझे बुलाया योर हाइनेस प्रिंस कैसियर। और ईवी ग्रांट खुश होते हुए कहता है, हम लोग जल्द इस टावर को आज ही कैप्चर करने में सक्सेस हो गए हैं, देन इसके बाद हम जल्द से जल्द कल ही मैजिक टावर के न्यू मास्टर का अनाउंसमेंट कर देंगे। जो सुनकर 5th से 4th प्रिंस कैसियर कहता है, हाँ ये बिल्कुल ग्रेट है, और तुम वापस से एवलोन एम्पायर में मत आना और वहीं उसी टावर में रुको जितना भी समय रुकना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा कि तुम मेरे साथ आकर बात कर। जो सुनकर ईवी ग्रांट पूछता है, क्या कुछ गलत हुआ है। जो सुनकर 4th प्रिंस कैसियर बॉन बेर्डन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने वो हिडन प्लेस से 3rd प्रिंस सेलेस्टियन को ढूंढ लिया। इसके अलावा उन लोगों ने होली ग्रिल डिवाइन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड को भी खोज लिया। उन्हें पता चला कि ये सब इंपीरियल आर्चबीश एवलोन एम्पायर में थी। इसके अलावा एम्परर मार्कस मस्ट भी इस चीज और इस इंफॉर्मेशन को लीक जरूर करेंगे हेवॉल्ट एम्पायर में, तो लगता है इसकी वजह से फुल प्लान सिविल वॉर हेवॉल्ट में होगी ही।
वो भी उस एम्परर और पोप के बीच में होली ग्रेल की वजह से कि कौन उसे पॉसेस करेगा और क्लियर आउट करेगा उसकी अथॉरिटी को। दोनों ही उस होली ग्रेल को ऐसे नहीं जाने देंगे, आप समझ रहे हैं। और यदि एम्परर मार्कस इस चीज का एडवांसेस लेकर उनके बीच में फूट डलवाएंगे और उस कॉन्टिनेंट को तोड़ देंगे, और यदि वो डिकेट्स में अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है और पूरे के पूरे संसार में त्राही मच जाएगी। वैसे ऑल्सो जैसे ही ग्रेट जजमेंट होगी और सनट्राइव की प्रिंस सेलिसिलोन के लिए, तब एम्परर मार्कस इसके लिए एक हेल्ड अनाउंसमेंट जरूर करेंगे, जो सुनकर अभी भी काफी ज्यादा दिक्कत में परेशान हो जाता है। ये सुनकर भी ग्रांट आगे फोर्थ प्रिंस कहते हैं, इसलिए मैं इस वॉर में जो होने वाला है इसका अंत उसके लिए अभी तक कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसमें एक ही चीज कर रहा हूँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि इस एवलॉन एम्पायर को छोड़कर चला जाऊं। यही मूव है जो कि मैं इजिली कर सकता हूँ। तभी भी ग्रांट कहता है, हालांकि लेकर हम लोग काउंट जोशुआ को कैसे ऐसे एवलॉन एम्पायर से जाने दे सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ कि हेलमेट इसको अप्रूव करेंगे। जो सुनकर फोर्थ प्रिंस कहते हैं, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, यहाँ तक कि विदाउट मेरे वो दोनों फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंस कुछ भी नहीं कर सकते जोशुआ के लिए, उनके एक्शंस के लिए। इसके अलावा एलिमिनेटिंग अपने दुश्मन को जैसे कि उसके साथ डील करना ऐसा ही है, इसलिए सारे भी ग्रांट हमारे जैसे प्लान्स हैं उनको वैसा ही करो, उनमें कोई चेंज मत करना। जैसे हेलमेट लास्ट की बात है तो मैं इस सब चीजों के लिए परमिशन खुद से लूंगा। तो गाइस ये पार्ट खत्म होता है, आप लोग कमेंट कर बताइए आप लोगों को मजा आया या नहीं, क्योंकि ये सीरीज कुछ ज्यादा ही खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। तो कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा। वेलकम बैक गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप में से किसी ने ये सीरीज नहीं देखी है तो आप पहले पूरी सीरीज जाकर देखिए, जो कि काफी जबरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 14 की शुरुआत होती है। अब देखते हैं एक दीवार में क्रैक पड़ते हैं और एक पोर्टल बनता है और उस पोर्टल में से कोई काफी तेजी से निकलता है, जो होता है जोशुआ। काफी बैड टेस्ट लैंडिंग करता है। तभी वह सामने कोई कहता है, माय लॉर्ड, जो देखकर जोशुआ चौंक गया। बोलता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि सामने होता है काइन, जो कि थोड़ा अजीब सा ही चेहरा बना लेता है। आगे जोशुआ बोलता है, और आखिर इन जो पीछे तुम्हारे नाइट्स उनके साथ ये क्या हुआ है? तो बेचारा काइन बोलता है, वेल ऐसा कुछ नहीं। आगे बोलता है, लेकिन लॉर्ड नाइट्स जो कि ओवर पावर्ड हो गए थे, ड्यूक ट्रम्बलिन जो कि अंदर आए थे, फिर मैं थोड़ा चिंतित हो गया था कि ऐसा ना हो कि आपके साथ कुछ हो गया हो, इसलिए मैं उनके साथ हूँ और उनका ट्राई कर रहा था फॉलो का। लेकिन वो जितने भी रॉयल नाइट्स थे उनने मुझे रोक दिया। उनने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। तब जोशुआ कहता है, ओह तो तुमने इन सबको नॉक डाउन किया है। आगे जोशुआ वहां से जाते हुए कहता है, वह जो भी हो, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है इन सब के लिए, जल्दी से जल्दी यहाँ से चलो। जो सुनकर कान चौंकते हुए कहता है, क्या आपका क्या मतलब यहाँ से एस्केप करना? वैसे क्या आपने अभी अभी ड्यूक ट्रम्बलिन और विस्काउंट एरिक को हैंडल नहीं किया, जो कि कुछ मोमेंट्स पहले ही अंदर गए थे? वैसे अगर हम किसी नोबल्स को टच करते हैं तो इससे हमारे लिए दिक्कत ही खड़ी होती है, आपको तो ये पता ही है। जोशुआ कहता है, हाँ तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसकी वजह से हम रॉयल नाइट्स के थोड़ा नीचे देखते हैं? नहीं, वैसे सैडली कहना पड़ेगा तुम बिल्कुल ही गलत हो। मैं इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, इसलिए तो मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। तो सुनकर तो कान चौंकते हुए कहता, वह इसका मतलब ये सब किसी के द्वारा सेटअप किया गया है। तब जोशुआ कहता है, हाँ उस डैम्ड जो भी गाय है उसकी वजह से एम्परर को मौका मिल गया और ड्यूक ट्रम्बलिन और विस्काउंट अब उनके पास से मूव करे, और उसको तो शुक्रिया कहना चाहिए। अब उनको उसकी वजह से मुझे अरेस्ट करने का रीजन जो मिल गया। तब कान कहता है, लेकिन वैसे ही हमेशा तो नहीं भाग सकते। जोशुआ कहता है, हाँ तुमने सही कहा, यदि हम उन एनवॉयस को हार्म करते हैं जो कि एम्परर के ऑर्डर्स पर यहाँ आए हैं, तब हम तुरंत ही ट्रेटर कहे जाएंगे। लेकिन अगर सरेंडर किया और एक्सप्लेनेशन दिया तो वो भी कोई भी उसका मतलब नहीं होने वाला। अपने मन ही मन कहता है, वो आसमोडियस, उसके जो वर्ड्स थे वह मुझे अभी भी परेशान कर रहे हैं। उसे याद आता है आसमोडियस ने कहा था, वेल हम लोग एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे, इसलिए जल्दी मत करना जोशुआ, और हम आगे जाकर जरूर मिलेंगे, समझ गए? मिशन की। और ये सोचने साथ ही अपनी लुकिया को देखते हुए अपने मन में कहता है, द डीमन रेलम और मिशन की, जो सच में क्वाइट लिटरली एक पैसल है डीमन लॉर्ड की। जैसा कि आसमोडियस ने कहा था, ये एक कॉन्टिनेंटल टैबू नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा सिन या पाप है। वेल अभी भी मुझे इस लुकिया की ट्रू आइडेंटिटी का नहीं पता, इसलिए ये सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी होगी कि मुझे यहाँ से भागना ही होगा। तभी गेट खोलते हुए काइन कहता है, वैसे इस गाय के बारे में आपने मेंशन किया था कुछ समय पहले, वो डैम्ड ब्रेड प्रिंस कैसियर है ना, राइट? और क्या वो ही थे जो 7 एनिमीज है पास्ट लाइफ का आपका? तो सुनकर तो जोशुआ चौंक जाता है।
गेट खोलते हुए कान कहता है, हाँ रियली ये सच में काफी बेकार है। और सामने देखकर चौंक गया और वह लोग दोनों के दोनों गेट के सामने खड़े और उनके सामने होते हैं सारे के सारे इंपीरियल लाइट जो कि उन्हें रोकने के लिए खड़े हैं। और नाइट्स में से एक कहता है, विस्काउंट जोशुआ, एम्परर मार्कस का ऑर्डर है कि आप इस प्लेस को छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए आप डिसऑबे मत करें, नहीं तो हमें आपके ऊपर चार्ज करना पड़ेगा और ये काफी प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा। जिस सुनकर तो जोशुआ मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ, और तभी थोड़ा डरते हुए बोलता है, माय लॉर्ड, ये लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियस है, ये लगभग 10,000 सोल्जर्स होंगे यहाँ। तो जोशुआ कहता है, हाँ मुझे दिख रहा है, और काफी सीरियस फेस बनाते हुए अपने मन ही मन कहता है, तो ये सब काम उस एम्परर मार्कस का था, ये डिस्गस्टिंग, और ये सब का सब इस जो अनकवर ना हो जाए ये रॉयल फैमिली की ट्रू पावर्स, इसीलिए ये सब इसलिए कर रहा है। सच में कि एक्शंस काफी बेकार हैं और ये अपनी बेटन फैमिली की डिग्निटी को बचाना चाहता है। मैं ही उन दोनों के पीछे को आते हुए कहता है, बस गिव अप कर दो। हम देखते हैं ड्यूक ट्रेम्बलिन का एक काफी खतरनाक अंदाज और कहते हैं, या तो तुम एम्परर के ऑर्डर्स को मानो और सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम अपनी गर्दन मेरी स्वॉर्ड के सामने रखोगे। जो सुनकर तो जोशुआ मुस्कुराने लगता है और काइन बहुत ही जल्दी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है उनसे लड़ने के लिए। तभी काइन कहता है, जस्ट की प्रेजेंस इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मुझे काफी ज्यादा प्रेशर लग रहा है। वैसे खैर आपने इस मॉन्स्टर के सामने कैसे मैनेज किया एस्केप करना? तब जोशुआ कहता है, वेल, और वह अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, मैं लॉर्ड जोशुआ सैंडर्स हूं ना, जो कि तुम्हारा लॉर्ड है। तो इस ये देखते ही ड्यूक ट्रेम्बलिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, वाह, तुमने यही चूज किया है। वैसे तो मैं आज सच में ऑफर करने वाला हूँ कि आज ड्यूक एग्नस का एक बेटा तो आज खत्म ही हो जाएगा। जो सुनकर जोशुआ अपने मन में कहता है, तो आखिरकार ये चीजें, इनकी डायरेक्शंस बिल्कुल अलग ही हो गई हैं। यदि मुझे एम्परर के थ्रोन पर बैठना है तो मुझे सबसे पहले एक ट्राइडेंट या एक बेकार और एक ब्रेक करना पड़ेगा अपना प्रॉमिस जो कि इकरस के साथ किया है। इतने में ही किसी की आवाज आती है, बोलता है बस, और काफी खतरनाक प्रेशर रिलीज होता है जो देखकर तो तीनों के तीनों ही चौंक गए। और इस प्रेशर की वजह से काफी ज्यादा सैनिक जो भी सोल्जर्स होते हैं वह भी बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं। कोई कहता है, मैं फील कर रहा हूँ एक मर्डरस ऑरा जो कि प्रेस डाउन कर रहा है। वैसे ऐसे कैसे कोई इतना ज्यादा मर्डरस ऑरा प्रेजेंट या दिखा सकता है? और कोई अपना पैर काफी तेजी से जमीन पर मारता है जो होता है ड्यूक एग्नस। इसकी एंट्री भी काफी जबरदस्त होती है और आते ही सारे के सारे सैनिक तो उसके प्रेशर से ही बेहोश हो जाते हैं। जो देखते साथ ही काइन बोलता है, माय लॉर्ड, लगता है एक ग्रेट डीमन अब पैर हो गया है। अब ये देखते हुए तो ड्यूक ट्रेम्बलिन बोलते हैं, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम इस प्रकार का शो दिखाने वाले हो, यहाँ तक कि तुम यहाँ पर हो। क्या तुम्हें इस चीज से चिंता नहीं है कि उस लिंगेस के बारे में क्या होगा? ड्यूक एडन बॉर्न एग्नस। हम देखते हैं ड्यूक को काफी जबरदस्त स्टाइल में जो कि काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। तभी ड्यूक उन तीनों के पास जाने लगते हैं अपना काफी खतरनाक ऑरा रिलीज करते हुए। कहते हैं, मैं यहाँ पर एम्परर के ऑर्डर्स पर ही आया हूँ, है तुम्हें इस सिचुएशन को समझना चाहिए कि क्या चल रही है। जो सुनकर ड्यूक ट्रेम्बलिन कहते हैं, और तुम सच में, सॉरी गाइस, वो ट्रेम्बलिन नहीं कहा है, आगे ट्रेम्बलिन कहता है, और क्या तुम सच में एम्परर के आदेशों को नहीं मानने वाले? तब हम देखते हैं ड्यूक एग्नस बॉर्न ड्यूक एग्नस सीधे ही जोशुआ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और काफी खतरनाक और सीरियस होते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है अगर उसका बेटा इतनी ज्यादा मुसीबत में हो तो उसका फादर ऐसा ही खड़ा रहेगा? तभी पीछे से एक सोल्जर बोलता है, नहीं ड्यूक एग्नस। वो सोल्जर्स कहते हैं, आप जरा अपनी फैमिली के बारे में तो सोचिए, ये मामला अभी पर्सनल चॉइस का नहीं है, आप तो हमारे आइडल हैं, आप प्लीज कंसीडर कीजिए, एक बार तो सोचिए ड्यूक एग्नस। तो सुनने के बाद ड्यूक ट्रेम्बलिन कहते हैं, जरा उनको तो देखो ड्यूक एग्नस, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम जो काम कर रहे हो वो पर्सनल मैटर्स में आता है, इसलिए प्लीज यहाँ से हट जाओ। जो सुनकर ड्यूक एग्नस का भी रोला भाई बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी चीजें दोबारा दोहराऊंगा? पैसे मैं अपनी शॉट नीचे रख लो ड्यूक ट्रेम्बलिन। जो सब होते हुए जोशुआ देखते हुए अपने मन में कहता है, क्यों, मैं तो एक केवल कोकुन बाय का चाइल्ड हूँ और ऐसा बच्चा जो कि अपनी फैमिली से ही किक आउट कर दिया गया है। मैंने सच में इतनी प्रीशियस लाइफ में ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ देखना होगा। उसके पीछे खड़े खड़े आगे अपने मन में कहता है, नाउ मैं देख पा रहा हूँ ये कितना ग्रो हो चुका है, ये बिल्कुल भी इनजस्टिस के खिलाफ ऐसे ही नहीं खड़ा रह सकता। तभी कोई तालियां बजाते हुए आता है, बोलता है, ब्रावो,
जो होता है अपना स्टेन। बैरन स्टेन कहता है वाह वाह क्या बात है, यहाँ तो फैमिली का ड्रामा चल रहा है ना। क्या मैंने सही कहा? ड्यूक ट्रेम्बलेन स्टेन को देखकर ड्यूक एग्नेस बोलते हैं एरिक। तब एरिक भी काफी खतरनाक और डेविल मूड में आते हुए बोलता है ना, अब मुझे कंफर्म हो गई है तुम्हारी इंटेंशन, तो अब तो मुझे हेजिटेट करने का कोई रीजन ही नहीं है ना। तो चलो अपना काम करते हैं। और काफी तेजी से ड्यूक एग्नेस के ऊपर अटैक करने आ जाता है। बोलता है ट्रेटर्स को एलिमिनेट करना है। जैसे ही अटैक करता है एरिक, तुरंत ही ड्यूक अपनी शॉट से केवल ऐसे ही बिल्कुल आसानी से रोक लेते हैं। जो देखते ही अब कायन अपनी शॉट हटाने लगता है और तभी पीछे से ड्यूक ट्रेम्बलेन भी जोशुहा के ऊपर अटैक करने आते हैं। और जैसे ही तलवार जोशुहा के बगल में आती है, जोशुहा अपने मन में कहता है मैग्मा पावर प्रोटेक्ट करो मुझे। और इतने सुनने के साथ ही मैग्मा तुरंत ही अपैर होता है और उस शॉट को रोक देता है। और उसकी वजह से काफी जबरदस्त आग निकलती है, याद एक धमाका होता है। उसकी वजह से तो ड्यूक ट्रेम्बलेन काफी दूर जाकर गिरती है और एक बहुत बड़ा धमाका जो देखकर तो बेचारा कान चौकी का के बोलता है लॉर्ड ये आखिर ये एक्सप्लोजन क्या था। अब हम देखते हैं ड्यूक ट्रेम्बलेन को, जो देखते हुए वह भी चौंक गए और बोलते ये क्या था। जो सुनकर काफी रौला जमाते हुए जोशुआ कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं वहां से इसलिए भाग आया था क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी एक ड्यूक से डर गया था। तो सुनकर तो ड्यूक ट्रेम्बलेन चौंक जाते हैं। आगे जोशुआ कहता है और मैं भी इसलिए क्योंकि मैं यंग हूँ, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया। और तभी बोरेंटो की पावर रिलीज करते हुए काफी शानदार पोज में खड़ा हो गया है। बोलता है इससे पहले तुम ड्यूक एग्नेस के बारे में चिंता करो, उसके बारे में छोड़ दो, तुम तो पहले अपने बारे में चिंता करो, तुम मुझे सच में पहले कैप्चर कर भी पाओगे या नहीं। तभी जोशुआ कहता है और ड्यूक एग्नेस का ध्यान जाता है। बोलता है आगे जोशुआ सच में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करना नहीं चाहता एग्नेस फैमिली के साथ, और ना ही उसे किसी मुसीबत में देखना चाहता हूँ। जैसे अभी तक आप रहते आ रहे हैं वैसे ही रहिए, और साथ में सोच रहा हूँ कि आप जिंदगी ज्यादा अच्छी बताएंगे। तभी जोशुआ कहता है कायन कहता है यस माय लॉर्ड। जोशुआ कहता है चलो तो अब हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं और जल्दी से एस्केप करने के लिए एक रूट बनाओ। कायन कहता है हाँ मैं अभी के अभी इसको करता हूँ। तभी ड्यूक ट्रेम्बलेन अपनी शॉट लेकर और अपने एनर्जी रिलीज करते हुए कहते हैं क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम आज यहाँ से नहीं जा पाओगे? वैसे या तुम्हें यहाँ पर सरेंडर करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एम्परर के ऑर्डर्स हैं। अभी जैसे ही ड्यूक ट्रेम्बलेन जोशुआ के ऊपर अटैक करने आता है अपनी पूरी पावर्स के साथ, तभी हम देखते हैं जोशुआ को बचाने के लिए ड्यूक एग्नेस उसके सामने आ गए और एक काफी क्लैश होता है जबरदस्त। जो देखते हुए ड्यूक ट्रेम्बलेन कहते हैं प्लीज एडन बॉन एग्नेस कहते हैं बस ये बहुत होगा। ड्यूक ट्रेम्बलेन चिल्लाते हुए कहते हैं तुम सच में एम्परर्स की कमांड को रेजिस्ट कर रहे हो, तुम उन्हें नहीं मान रहे, क्या ऐसा ही है? और तुम अभी एबलोन एम्पायर में हो और तुम एम्परर की कमांड नहीं मानोगे, क्या ऐसा ही है? अब ड्यूक एग्नेस कहते हैं लॉ के अंडर सब कुछ इक्वल ही होना चाहिए, इसलिए ये कंट्री कभी भी प्रोग्रेस नहीं करती। तभी हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स जोशुआ को रोकने आते हैं। बोलते हैं स्टॉप जोशुआ सेंडर्स। जो देखते ही कायन अपनी स्किल्स दिखाते हुए उन नाइट्स को मारने लगता है। बोलता है हट हट चलो हटो, और बहुत सारे सोल्जर्स को मारता है। और ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है वाह ये रॉयल नाइट्स तो देखो ये तो काफी स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन मैं भी तो स्ट्रांग हो गया हूँ। और अपनी पूरी पावर्स लगा देता है तो एक ही अटैक में बहुत सारे सोल्जर्स को हटा देता है। मुस्कुराते हुए कहता है तो इसके बारे में कैसा, ये कितना स्विंग अच्छा था, ये है काइन्स एग्नेस ग्रेट स्वॉर्ड। तभी बहुत सारे सोल्जर्स दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं जोशुआ सेंडर्स वेपन को नीचे डाल दो और सरेंडर कर दो अभी के अभी। जो देखकर तो बेचारे और भी ज्यादा चौंक जाता है कायन। बोलते हैं सोल्जर्स इस क्रिमिनल को अरेस्ट कर लो। जो देखने के बाद कायन कहता है लॉर्ड लगता है ये चीजें तो और भी बेकार हो रही हैं, क्योंकि यहाँ तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रॉयल नाइट्स आते ही जा रहे हैं। लगता है ये तो क्रोमबल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। मुझे लगता है कि हमें कहीं से ब्रेक थ्रू करना ही चाहिए, नहीं तो यहाँ से नहीं जा पाएंगे। हमें सबसे पहले उस मेन गेट की तरफ ही देखना चाहिए, लेकिन वहाँ की आवश्यकता नहीं, कहीं और से देख सकते हैं। तभी जोशुआ उसके पीछे आकर कहता है नहीं कि हम इस तरह भागेंगे की वजह से तो हम गिल्टी माने जाएंगे और हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी देर के लिए पीछे आ जाओ। कायन कहता है हाँ। और तभी जोशुआ आता है सामने और अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करते हुए जो माइंड टेलीपैथी के जरिए सबसे कहता है स्टॉप, और बोलता है अभी से जो भी आदमी मुझे ब्लॉक करने का ट्राई करेगा तब वो अपनी जिंदगी भर रिगार्ड करेगा, और इसकी वजह से का स्टेटस रैंक का पता नहीं, लेकिन वह तुरंत ही मारा जाएगा।
जो सुनते साथ ही इसका प्रेशर बहुत खतरनाक होता है। सारे के सारे नाइट्स जितने सोल्जर्स होते हैं वह सबके सब रुक गए। बोलते क्या ये तो कॉन्शियसलेस है, ये तो मैं कुछ हो रहा है मुझे। और सारे के सारे जितने भी सोल्जर्स होते हैं सब वहीं बेहोश हो गए। और ये देखने के साथ ही पीछे से बैरन स्टीन जोशुआ के ऊपर अटैक करने आते हुए चिल्लाते हुए कहता है, वाह ये तो अरोरा है, क्या कन्वीनियंट एबिलिटी है। और ये देखकर दोनों ही चौंक गए। बोलता है क्या तुम सच में क्या कह रहे हो। स्टेन कहता है, क्या तुम सच में ये मुझे भी सिखाओगे। और तभी स्टेन आता है बहुत ही तेजी से और तुरंत ही कान पर अटैक करता है जोशुआ पर। बेचारा कान जख्मी हो जाता है। और तभी जोशुआ उसे देखते हुए काफी गुस्सा और मिसमिसाने लगता है अपने दांत। तभी तुरंत ही एरिक जोशुआ के ऊपर अटैक करने आता है और जोशुआ उसे डॉज कर रहा है। और ये सब देखते हुए एरिक बिल्कुल पूरी तरह से डेविल बन गया है और कहता है, मैं सच में पता है ना ये सिचुएशन का अंत कैसे होगा, फिर तुम क्यों इतना हेजिटेट कर रहे हो। तुम सच में डर गए। ये वर्ल्ड अपने आप में ही बहुत ही खतरनाक है। तभी हम देखते हैं काफी खतरनाक रोशनी होती है बैरन स्टेन की तरफ। जैसे ही रोशनी खत्म होती है हम देखते हैं पीछे जोशुआ काफी खतरनाक और किसी का ब्लड उड़ रहा है। और एरिक काफी ज्यादा चौंक गया। और तभी एरिक गुस्सा होती है और शांत हो गया तुरंत ही। बोलता है, वैसे तुमने मेरा सिर क्यों नहीं काटा। जो सुनकर जोशुआ भी बड़ी बैडेस रूम में कहता है, वैसे ये बिल्कुल सही नहीं होता कि मैं हर एक आदमी का सिर काटता फिरूं। वैसे मैंने तुम्हारा आम भी काट ही दिया है, इसलिए सबसे अच्छा होगा तुम उसे अटैच कर लो क्विकली और मुझे चेस करना अभी के अभी बंद कर दो। जो सुनकर बैरन स्टीन बोलता है, वाह अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल काइंड पर्सन हो तुम। चलो फाइन, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और बैरन स्टीन नीचे और अपने हाथ को पकड़े बोलता है, वह अब ऐसा तो नहीं लगता कि कोई तुम्हें यहाँ पर रोक पाएगा, लेकिन मेरी वो बात जरूर याद रखना जो मैंने इससे पहले तुमसे कही थी। और जोशुआ कान को पकड़कर ले जाता है। इसी के साथ ये जबरदस्त एपिसोड का अंत होता है। तो गाइस बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड, कमेंट कर। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू डाटा सर, बाय बाय, सायोनारा। वेलकम बैक गाइस। तो ये वाली सीरीज मैं अभी अपने पहले चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि ये वाली सीरीज अभी कहाँ गई, क्योंकि मैं इस सीरीज को अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करने लगा क्योंकि इस पर कॉपीराइट आ रहा है। तो मैं 2 दिन तक इसको अपने मेन चैनल पर रखूंगा, 2 दिन बाद इसको डिलीट कर दूसरे चैनल पर डालूंगा। तो गाइस इसको सपोर्ट जरूर करना। देन चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 15 की शुरुआत होती है रॉयल इन्फर्मरी से, जहाँ पर कमांडर रूट बेड पर लेटे हुए हैं। कहते हैं, मैं सच में ये मुझे बहुत ही शर्म आ रही है प्रिंस कैसियर, और मैं अपने आप को देख नहीं सकता ऐसे। और उसके बगल में बैठा होता है फर्स्ट प्रिंस, साथ में उसके रेड हेयर वाला नाइट भी होता है। आगे कमांडर रोड कहते हैं, इसके अलावा ये एबलोन एम्पायर का लैंड जहाँ पर मैंने ही पूरे के पूरे गार्ड्स को अप्लाई किया था वहाँ पर भेजा था। वैसे ये सच में कितनी डिस्ग्रेसफुल इवेंट हुआ है अभी। मुझे सच में इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था यहाँ पर क्या हो रहा है, और ना ही मैं इस चीज को रोक सका। तब फर्स्ट प्रिंस कहते हैं, आप प्लीज इतना हार्ड मत कीजिए अपने आप को, क्योंकि किसी को भी इस बारे में नहीं पता था थर्ड प्रिंस सेलिसियन के बारे में कि उनके साथ क्या हुआ है। इसलिए प्लीज आप ऐसा फील मत कीजिए कि आप इतने ज्यादा गिल्टी है। आप तो केवल फोकस कीजिए कि आप जितने जल्दी सही हो जाएंगे और आप अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि एवलोन एम्पायर को आपकी काफी जरूरत है कैप्टन रोड। तब कैप्टन रोड बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। आगे प्रिंस केसियर उठते हुए कहते हैं, नाउ वैसे मैं अब यहाँ से चलता हूँ तो आप मुझे माफ करना। वैसे इसके अलावा आप अननेसेसरी मूव मत करना, इसलिए आप कंफर्टेबल रेस्ट भी करना। तब रेड हेयर नाइट कहता है, प्लीज आप अपने रास्ते जाइए, सेफ हो जाइए प्रिंस काइसर। तब वहां पर बिल्कुल ही शांत और जाते हुए तुरंत ही पीछे से टोकता है रेड हेयर नाइट। कहता है, वैसे काउंट जोशुआ के साथ क्या होने वाला है योर हाइनेस। तब फर्स्ट प्रिंस काफी सीरियस रूप में कहते हैं, जोशुआ ने सच में नोवेल्टी को डिफाइन किया है और एक आदेश को भी मानने से मना कर दिया, इसलिए उसको एक ही चीज मिलेगी और उसके सिर के ऊपर बाउंड्री रखी गई है ताकि उसको मार दिया जाए। तब रेड हेयर नाइट कहता है, अच्छा ऐसा है। तब प्रिंस जाते हुए कहते हैं, ओके तो ठीक है, आप अपना ख्याल रखना कैप्टन रोड। और जैसे ही गेट लगता है तब कैप्टन रोड कहते हैं, वैसे फन ये क्या बालमून, ये ऐसा नहीं था गाइस, मुझे भूल गया था इसका नाम बालमून है। तब बालमून कहता है, आपको कहने का क्या मतलब। तब कमांडर रोड आगे कहते हैं, एक आदमी जो कि अभी 20 साल का भी नहीं हुआ है
और इस एम्पायर का ग्रेटेस्ट नाइट बन गया है और इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का। अगर मैं सच में ईमानदारी से कहूँ तो इस चीज पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा, या पहले बिलीव नहीं था कि काउंट जोशुआ इतने ज्यादा सिंगल हैंडेडली उन्हें मर्सिनरी किंग को हरा दिया था। हालांकि जब मैंने पास्ट में देखा कि उन्होंने ड्यूक ट्रेम्बल और काउंट एरिक को सप्रेस कर दिया है एक ही बार में, तो ये सीन देखो जरा कितना ज्यादा है। और मुझे यह चीज देखकर काफी अच्छा लगा कि वह प्राउडली रॉयल पैलेस के गेटों से ऐसे ही चले गए। सच में काउंट जोशुआ सैंडर्स इस एवलॉन एम्पायर के एज ऑफ 20 में सबसे खतरनाक चीज है। एवलॉन एम्पायर का सितारा। वैसे वो बॉय काफी इंप्रेशन डालता है ना। वैसे आगे कहते हैं ये एम्पायर का फ्यूचर या कुछ भी कह लो, लेकिन इसमें काफी यंग टैलेंट्स आते रहते हैं, बालमन कहता है। लेकिन अब वह तब कमांडर रोड कहते हैं हाँ इसीलिए तो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं जो कि मैस हो रहा है और साथ में यहाँ वहाँ जा रहे हैं। तब बालमन कहते हैं आखिर आप क्या कह रहे हैं, आखिर ऐसा क्या मतलब ब्लू वहां से जा रहा है। कैप्टन रूट कहते हैं बिल्कुल वैसा ही। अब जैसे जैसे ओल्ड टैलेंट बाहर निकलते जाएंगे वैसे वैसे यंग टैलेंट आते जाएंगे, या कहें यंग टैलेंट आए तो उन लोगों को बाहर कर दिया। तो बस यही तो मैं चाहता हूँ। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम नेक्स्ट लीडर बनो बालमोन। आगे कहते हैं वैसे मैं इससे बुरा नहीं मानूंगा अगर तुम रिफ्यूज कर देते हो, क्योंकि मुझे पता है इससे अच्छा बिल्कुल भी तुम अभी रेडी नहीं हो। तब बालमोन शांत और बोलता है मैं। उसे याद आता है जो सुहानी कहा था कि तुम अपने लिमिट्स को और मोटिवेशंस को अपने गोल से ही कर सकते हो, ये सब केवल तुम्हारे ऊपर है। इसके अलावा ये मेन चीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रॉयल नाइट के ऑर्डर कैप्टन होना कुछ बड़ी बात है या नहीं। जो सुनकर और याद आते ही बालमोन बोलता है हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं कैरी करूंगा इस कैप्टन का बर्डन या बोझ, मैं उसको अपने कंधों पर जरूर लूंगा। देन सीन शिफ्ट होता है हमारे एम्परर मार्कस पर, जो कि काफी सीरियस बैठा होता है और वहीं पर होता है अपना ड्यूक ट्रेम्बलिन। साथ में हम देखते हैं बैरन या ड्यूक एरिक को उन लोगों ने बांध दिया है और उनको हथकड़ी पहना दी। जो देखने के बाद अब कहते हैं एम्परर तो एडन मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर एक नया पिता का प्यार जाग गया है ना, और उसकी वजह से तुमने इतनी ज्यादा ट्रबल की और तुमने ये सेल्फिश काम किया। तब एरिक बॉन एग्नस या कहीं ड्यूक एग्नस भी सीरियस होते हुए कहते हैं आप ज्यादा दूर जा रहे हैं इस समय योर मैजेस्टी। जो सुनते ही मैजेस्टी या कहे एम्परर मार्कस कहता है क्या दूर जा रहा हूँ? वैसे मैंने तुम्हें पता है ना कितनी बार आंखें बंद कर तुम लोगों को माफ कर दिया, क्या तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा? जो सुनकर तुरंत ही ड्यूक एरिक चिल्लाकर कहते हैं क्या, लेकिन इस टाइम आपको फिर से बंद करनी चाहिए थी ये, क्योंकि ये फोर्थ प्रिंस की डीड या उनकी काम थे और आपने उस पर भी आंखें बंद कर ली, क्या ऐसा ही है? और वैसे आपको पता था कि उनका कोई मैच नहीं है सैलिसलोन का, इसलिए उनको अनडेड में बदल दिया है। जो सुनते ही बगल में ड्यूक ट्रेम्बलिन को साथ बोलते ड्यूक एग्नस तुम्हें पता है तुम मैजेस्टी के सामने खड़े हो और इतने ज्यादा डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तब एडन वॉन एग्नस ड्यूक ट्रेम्बलिन को भी घूरते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है ट्रेम्बलिन, क्योंकि तुमने नहीं कहा था ये सेट डेमन और डेमोनिक एनर्जी के बारे में जो कि कॉन्टिनेंट में फॉरबिडन ही है। हम देखते हैं जो सुनकर तो ड्यूक ट्रेम्बलिन साथ और उनके ऊपर भी अलग शायद इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि डेमोनिक एनर्जी का असर हो रहा है। आगे एडन कहते हैं और ये सब देखते हुए लोगों ने उन वर्ल्ड एम्पायर के बीच में तुरंत ही फाइट करवा दी ताकि आप इस सिचुएशन का फायदा ले सकें, है ना? और क्योंकि वो दोनों फैक्शंस एक दूसरे के बीच में लड़ते रहे हैं, आप इसके बीच में एक ही काम कर रहे हैं आग में घी डालने का, जिससे आपका काम बन जाए, क्यों है ना योर मैजेस्टी? और आप ये सब के सब ट्रबल खुद से ही ला रहे हैं और मेरा चाइल्ड जो सुहा उसमें एक ह्यूज वेरिएंट है, ऐसा ही है ना? वैसे वो एक ऐसा इंसान था जिसने क्रॉमवेल को रोका और एक ग्रेट सन जजमेंट ट्रायल रखा, वो भी आप लोगों को खिलाफ, क्या ऐसा कुछ नहीं है? लेकिन इन द एंड तुमने डिसाइड किया और एक अनसर्टेन वेरिएंट की तरह उसे फंसा दिया इस एवलॉन एम्पायर में ताकि वह चमक ना सके, ताकि तुम लोग बैटन फैमिली का परिवार ऐसे ही चमकता रहे, क्यों ऐसा ही है ना या ऐसा नहीं है? जो सुनते ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एम्परर मार्कस और बोलता है हाँ। तब आगे बोलते हैं एम्परर मार्कस ड्यूक एग्नस नहीं ये तो आपका सेल्फिश इंटरेस्ट है ना। जो सुनकर एम्परर मार्कस इतना ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, अपनी लाइन क्रॉस ना ही करो तो अच्छा होगा एरेडन। जो सुनकर तुरंत ही अब एम्परर मार्कस खड़ा हो गया, मतलब बोलने के बाद, और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही मेरे सामने बोलते रहोगे और मैं बंद करता रहूंगा अपनी आंखें? ऐसा नहीं है, तुम यहाँ ऐसे नहीं रह सकते। लेकिन उसके सामने भी एडन बॉन एग्नस है, खतरनाक चीज है गाइस। तब बोलता है वैसे तुम
अब तुम्हारी फैमिली से अबांडन कर दिए जाते, तुम्हारी कम्युनिटी। जो सुनकर एडन को कौन सा फर्क पड़ने वाला है, साला पूरे कॉन्टिनेंट के बराबर है गाइस, आपको पता है, कमेंट करना। देन तभी फिर कहते हैं मार्कस, सच में मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम इतने ज्यादा कैपेबल हो। वैसे चलो इसको इजी बनाते हैं, क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन या मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी हार्म करने की नहीं है तुम्हारे चाइल्ड को, इसलिए क्यों ना एक सक्सेसफुल प्लान बनाए। मोर ओवर, क्योंकि तुम्हारा पुत्र या बच्चा इतना ज्यादा बेकार है, वो क्राइसिस में पड़ता ही रहता है। वैसे कि जो अकम्प्लिशमेंट है वह भी एवलॉन एम्पायर के बाहर नहीं गई है, वह वापस आ सकता है इस एवलॉन एम्पायर में। तब एडन कहते हैं, क्या ये एक और तुम्हारे लिए नहीं होगा? वैसे फिर भी जो भी कह लो, लेकिन वो एक ना एक दिन अपनी सॉन्ड इस एम्पायर के खिलाफ जरूर करेगा। जो सुनकर एम्परर मार्कस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है, चांदनी रात में चांद चमक रहा है, एक कैरेट जा रहा है। कोई कहता है एवलॉन, मतलब एवलॉन के बाहर का फॉरेस्ट, उसमें होता है आपको पता है हाई एल्फ, फिर तो विलेंस एम्बुलेंस या कहे एस। तब एस बोलता है यू एसहोल, उसने कहा कि वो एक दिन इस कॉन्टिनेंट को सर्व करना है। बस उसकी इतनी हिम्मत कि वह यहाँ बोले रॉयल पैलेस, वो भी बिना मुझे बताए, ऐसा थोड़ी कहना था। और वैसे उसे थोड़ा वेट करना चाहिए था, इंतजार करता, यदि उसे मैं फिर से देख लेता। और तभी उसे कुछ रियलाइज होता है हाँ ये क्या है। तभी वह अपनी कैरेज से बाहर निकलता है और कहता है बताओ बताओ क्या होगा। तब एक आदमी दौड़ते हुए जाता है और बोलता है समबडी सिम्बी सिम्बी, और मतलब उसकी तरफ जा रहा है क्योंकि कोई बोल रहा है। तभी वह सामने से हम क्या देखते हैं, एक आदमी ब्लैक एनर्जी में आ रहा है। बोलता है अरे जरा देखो तुम चाइल्ड एलोबश। देख कर तो एस की वही फटकर 64 बोलता है अजीत सर कैरेबस। तब हम देखते हैं सर कैरेबस या कहे ब्लैक ड्रैगन क्रेवस, ह्यूमन फॉर्म फॉर्मर मास्टर है एस का, तो हम लोग इसको ब्लैक ड्रैगन बोलेंगे। ब्लैक ड्रैगन कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इस समय यहाँ पर घूम रहे होगे। वैसे क्या तुम्हें जिस आदमी का नाम जोशुआ है उसको जानते हो क्या? तब एस कब को पति हुई कहता है नहीं मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। ब्लैक ड्रैगन कहता है क्योंकि वो आसमोडियस कॉन्ट्रैक्टर है, जैथरिस टेक और बेस। वैसे वो एक ऐसा आदमी या ट्रेडर है जिसने अपनी सेल्फ के लिए एल्फ को धोखा दिया है। तब इसके बाद आपको गाइस थोड़ा समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता दूं, ब्लैक ड्रैगन एस से मिलने आया है ये बताने कि जैथरिस और बस को लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, या उस वो एसमोडियस आपको पता है 40 या 37 31, तो उसकी वजह से उसने इन लोगों को धोखा दे दिया था। तो यही सब बता रहा है। देन ये सुनने के बाद एस कहता है क्या जैथरिस मतलब ट्रेडर है और उसने सच में अपनी लाइफ दे दी और अपनी फैमिली के सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर ऐसा कैसे? तब ब्लैक ड्रैगन कहता है अरे पिटीफुल चाइल्ड एनोबलस, तुम्हें पता है ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं और वो हमेशा से ही ऐसे होते आ रहे हैं, तुम्हें ये पता होना चाहिए। एस के हाथ गले पर या मतलब कंधे पर हाथ रखकर कहता है वैसे ये सब उसने तुम्हें बेट्रेट किया और ये तो बिल्कुल ऐसा है वर्ल्ड ट्री की रूट्स की तरह, ये तुम्हें समझना चाहिए यदि तुम सच में सच जानते। और वैसे जो जैथरिस है वह इन सब चीजों से बिल्कुल ही अलग है। इसके अलावा उसके सब्स्टिट्यूशन के रूप में जेनेसिस स्टोन यूज किया है, क्या तुम्हें पता है? तभी एस कहता है वैसे वो कहाँ है, वैसे है कहाँ जैथरिस और बस और साथ। तब ब्लैक ड्रैगन भी उसे देखता है और आंखें बंद कर कहता है वो वहां पर है, और वह दोनों बगल में देखते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पानी होता है। बोलते हैं वो है ग्रेट अलायंस प्लेन्स में। बताया जाता है कि वैसे ये प्लेस कहा जाता है मैजिक टावर, जो कि ह्यूमन बिल्ड करते हैं और वहां पर आदमी जाते रहते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है वहीं पर मैजिक टावर, जो कि वहां पर खड़े होते हैं दो लोग, जो कि हुए एक इजलिन और एक होता है वह सेवेंथ मेज। वह दोनों खड़े खड़े। तब सेवेंथ मेज बहुत ही ज्यादा तो ये कहता है अभी करंट में काफी स्ट्रॉन्ग है, हम लोग अभी कैरी नहीं कर सकते, और सॉरी तुम मुझे कैरी मत करो, इसलिए तुम यहाँ से अकेली भाग जाओ। तब इजलिन कहती है नहीं मैं आपको लेकर ही जाऊंगी, थोड़ा समय लगेगा। तभी पीछे से बहुत सारे मैजिशियंस उन दोनों के पीछे आते हैं, बोलते देखो देखो वो रही। तब वो दोनों देख कर ही काफी ज्यादा चौंक गए और बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं। और वो आते हुए मैजिशियन कहते हैं ये लोग हम लोगों से बचकर भाग रहे हैं, न्यू टावर ओनर का ऑर्डर है इन लोगों को पकड़ो। तब वह सबके सब अपने स्टाफ में मैजिक करते हैं, बोलते हैं हाँ अपनी मैजिक को मर्ज करो और इन लोगों को हटाओ। बोलते हैं स्टोन रेन। तब उसकी वजह से काफी बड़े बड़े स्टोन की चट्टानें उन दोनों इजलिन और सेवेंथ मैच के ऊपर आने लगती है, और इसी के साथ ये वाला पार्ट भी खत्म होता है गाइस। तो आप लोग कमेंट कर बताना कैसा लगा, लेकिन मैं इस वीडियो को 2 दिन तक ही रखूंगा और फिर दूसरे चैनल पर शिफ्ट कर दूंगा, तो आप इस बात का ख्याल जरूर रखना। देन गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू टोटा, बाय बाय, सायोनारा। वेलकम बैक गाइस। पार्ट 16 की शुरुआत होती है
एवलॉन एम्पायर के प्लेन फ्लावर पैलेस में, जहाँ पर प्रिंसेस बैठी हुई है। उनकी मेट उनके लिए चाय सर्व कर रही है और बोलती है मुझे सच में अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। प्रिंसेस बोलते हैं क्या? जो सुनकर बोलती है मेट, प्रिंसेस ना कि बिल्कुल आप अपनी डेथ से वापस आए, बल्कि आप बिल्कुल ही ठीक हैं, आपको जैसे कि गॉड ने ब्लेस कर दिया हो। तब प्रिंसेस सरसरीन या प्रिंसेस बोलती है हाँ तुमने सही कहा, ये तो पूरी तरह से एक चमत्कार है। आप लोगों को बस पता है इसका नाम है सरसरीन बॉन बर्टन। वैसे यदि ओनली मुझे केवल एक ही चीज़ याद है जो कि मुझे हमेशा पूछती रहती है। मेट पूछती है तो क्या आपको अभी भी अपनी पिछली मेमोरीज याद नहीं आई है? बोलती है प्रिंसेस हाँ मुझे अभी भी कुछ भी याद नहीं है जो भी 10 साल के बाद हुआ था। हालांकि कंटिन्यूस मेरे हार्ट में एक आवाज़ आती है, हमेशा ही एक नाम जो कि रॉयल फैमिली जैसा लगता है, जो होता है जोशुआ सैंडर्स। तब कहती है एलेन। एलेन बोलती है हाँ प्रिंसेस बताइए। प्रिंसेस पूछती है तुमने कहा था सेकंड कैप्टन और इंपीरियल लाइट ऑर्डर जोशुआ सैंडर्स, क्या सही कहा ना मैंने? दैन सीन शिफ्ट हो जाता है बिल्कुल अंधेरी रात में। कोई बोलता है चलो जरा अच्छे से देखो, ये होती है इंपीरियल कैपिटल एवलॉन एम्पायर अकार्डी, क्योंकि एक रस छुपते हुए कहीं पर जा रहा होता है और सैनिक इन लोगों को ढूंढ रहे हैं। बोलते हैं चलो चलो वो अपोनेंट वहां पर है। वैसे उसकी मूवमेंट थोड़ी देर पहले ही देखी, चलो बैकअप के लिए बुलाते हैं हम लोग, चलो चलो ऐसे एक्टिंग मत करो। बोलते हैं हाँ सर। तभी एक मौका ढूंढते हुए एक रस दौड़कर जाता है, मतलब जाती है और बोलते हैं आखिर किसने सोचा था कितना बुरा होगा, मुझे ऐसे जल्दी से जल्दी लॉर्ड के पास पहुंचना ही होगा। बट एक रस को दौड़ते हुए कोई पीछे से देख रहा होता है। दैन से शिफ्ट होता है जोशुआ के ऊपर, जो कि कहता है लगता है एम्परर मार्कस एक बिल्कुल ही लेस पावर यूज नहीं करना चाहते। और वैसे मुझे लगता है कि वो लोग काफ़ी देर से मुझे चेस कर रहे हैं। तो काइन कहता है हाँ वैसे इन लोगों को बात करें तो इनकी पोजीशन और रॉयल फैमिली में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब भी होता जा रहा है। उनका बिहेवियर पॉइजनस और बहुत ही अजीब, वैसे वह ये बहुत ही ज़्यादा बेकार होता जा रहा है। तभी इकरस गेट को धीरे आते हुए कहता है तुम दोनों के दोनों यहाँ पर ऐसे इंसेन खड़े हुए हो। जोशुआ कहता है क्या इकरस? इकरस कहती है अरे आखिर तुम लोग इतने शॉर्ट पीरियड के लिए अकार्डी में ऐसे कैसे रह सकते हो? तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े गिल्टी इंसान हो और तुम लोगों को थ्रेट किया जा रहा है माय लॉर्ड। इसके अलावा सर काइन के ऊपर तो एक बहुत बड़ी ह्यूज बाउंड्री भी रखी गई है। तब इकरस तुरंत ही काइन का कान खींचते हुए बोलती है और हाँ मेरे लॉर्ड के सबऑर्डिनेट, तुम सच में तुम्हें ऐसे गाइड करना था उनका रास्ता, आखिर ऐसे कैसे तुम उसके साथ रह सकते हो? बोलता है काइन अरे प्लीज मुझे माफ कर दो, अरे मेरे माफ कर दो। बट इकरस उसको नहीं छोड़ती, बोलती है माय लॉर्ड तो क्या सच में क्या करना चाहिए हमें? जोशुआ कहता है वह हमें पहले तो इस अकार्डी से बाहर ही निकलना है। काइन बोलता है हाँ और इसके बाद हम लोग नेहार्डेट में पहुंच जाएंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक, तो वहां पर ये किंग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो सुनकर तो इकरस और भी ज्यादा गुस्सा बोलता है हाँ लेकिन अदर कंट्रीज बिल्कुल ठीक है लेकिन नेहार्डेट नहीं। तो शॉक काइन बोलता है क्या और ऐसा क्यों? तब बताता है इकरस क्योंकि श्योरली एम्परर मार्कस का माइंड यही चल रहा है, वो चाहता है कि नेहार्डेट का किंग मारा जाए और एवलॉन एम्पायर का एनिमी बन जाए। हम लोग उसके अंदर इन्वेट करेंगे घुसपैठ और उन लोगों को मार देंगे। यही तो है एक तरीका जिससे हम लोग नेहार्डेट को पा सकते हैं। जो सुनते हुए जोशुआ अपने मन में कहता है सही कहा, ये एक ऐसा तरीका है जिससे ये लोग जल्दी से जल्दी नेहार्डेट को पा लेंगे। और यदि हम लोग यहाँ से सीधे ही जाते हैं नेहार्डेट और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पैदा हो सकता है। आगे इकरस कहता है और बात करें पोलाइटली सूटेबल, वैसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है लेकिन बहुत सारी ह्यूज ट्रुप्स सबके सब कंट्री बॉर्डर्स पर पहुंच गए हैं और सारी की सारी कंट्रीज क्लोज हो गई हैं। यदि ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी जंग अभी के अभी छिड़ सकती है। जो सुनकर तो कान काफी ज्यादा अचंभित बोलता है क्या सच में तुम्हारा मतलब पूरे का पूरा वर्ल्ड इस वॉर के लिए तैयार हो रहा है? इकरस बोलता है हाँ बिल्कुल यही तो केस है जो कि एम्परर मार्कस चाहता था हमेशा से। वो चाहता था कि सारे के सारे वर्ल्ड में यूज फैल जाए और वॉर्स होते रहे। कायन कहता है क्या 2 कंट्रीज, लेकिन आखिर वो 2 कंट्रीज कौन है जो कि पहले लड़ेंगे? इकरस कहता है एक होगी लॉर्ड एकोंटियस किंग ओर्बिस प्रिंसिपलिटी ऑफ थारन और दूसरी होगी मस्ट बी टेहरा। जॉर्ज कहने वाला होता है जोशुआ जिसने बोला होता है। तो एक जो सुनकर कहने कहता है क्या टेहरा, आपका मतलब वही मैजिकल किंगडम? बट लेकिन ऐसा क्यों? बताता है जोशुआ हाँ क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है बट ये भाग्य बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तब कान थोड़ा और चौंकते हुए कहता है लेकिन ऐसा क्यों? तो जोशुआ बोलते हैं वैसे एनीवे ऑलरेडी तुम्हें पता है ना
आखिर हम लोगों को कहाँ जाना है, इसलिए चलो जल्दी से चलते हैं अपने रास्ते पर। और क्योंकि अब हमें जल्दी से जल्दी ग्रेट अगेंस्ट प्लान को भी तो चालू करना है, द मैजिक टावर। बट तभी उनका गेट खुलता है, जो देखकर तीनों के तीनों काफी ज्यादा चौंक गए हैं। तब हम देखते हैं एक आदमी जो कि चोगे में होता है, बोलता है तो तुम सब के सब यहाँ पर हो। तभी काहन तुरंत ही सतर्क होते हुए अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, आखिर तुमने ऐसे कैसे हमारी लोकेशन ढूंढ ली। तब जोसू हाउस को शांत कराते हुए बोलता है, सर काहन आप अपनी स्वॉर्ड रख सकते हैं। काहन बोलता है लेकिन तो जोसू हाउस मुस्कुरा कर कहता है, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कॉमरेड है जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है। बोलता है गुड जॉब के जस्ट जो कि तुम यहाँ पर आ गए। ये होता है इंपीरियल नाइट ऑर्डर कैप्टन 12th बटालियन के जस्ट लॉर्ड जोसुहा के सामने ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं सच में माफी मांगना चाहता हूँ कैप्टन कि मैं लेट हो गया, बट हमारी 11th एंड 12th बटालियन आपको हमेशा ही फॉलो करना चाहती है। लेकिन आपको पता है कि हम लोगों को अबैंडन कर दिया गया है एवलोन एम्पायर से और अपनी फैमिली से, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं जोसुहा से देखते हुए शांत और बोलता है, चलो कोई बात नहीं, फॉरगिव जैसी या माफी जैसी कोई बात नहीं है केजस, चलो उठो और अपना काम करो। केजस खुश बोलता है, आपका शुक्रिया कैप्टन, और हाँ मैं आपके लिए एक मैसेज भी तो लाया हूँ जिसको कहते हैं असैसिन किंग। उसने कहा है आपसे कि मैं यहाँ से सबसे पहले रेहार्डेट के लिए जा रही हूँ, इसलिए अपना ख्याल रखना और जो भी हो अच्छे से करना। तो वो एक लेटर जोसुहा की तरफ करते हैं। जोसुहा पकड़ते बोलता है, ओह लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्या असासिनेटर किंग ने ये तुम्हें लेटर दिया है। तो बोलता है, नहीं ये तो प्रिंसेस है जिसने ये लेटर भेजा है। तो बेचारा शौक थोड़ा जोसुहा बोलता है, क्या सहरसरी ने भेजा है सच में। तो जो सुनकर तो कान बहुत ज़्यादा खुश, बोलता वाह क्या बात है, आखिर प्रिंसेस ने एक लव लेटर भेज ही दिया, वो भी इतनी ट्रबलियस टाइम में, वो भी सीक्रेटली मुझे लगता है आशा कर रही है ताकि लॉर्ड यहाँ से चले जाएं। हाउ रोमांटिक ना। बट तभी हम देखते हैं एक रस गुस्सा हो जाती है और उसको एक कोहनी मारते हुए कहती है, तुम सच में गॉड से कैसे बकवास करने बातें करना बंद नहीं कर सकते। बेचारा कान बोलता है, हाँ ठीक है। एक रस मुस्कुराते हुए कहता है, माय लॉर्ड मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा डिले कर रहे हैं इसके बारे में, हमें एवलोन एम्पायर को छोड़ना ही होगा। जोसुआ कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये जरूर होगा कि जस्ट चलो, अब तुम हमारे साथ चलोगे, लेकिन जो गॉड है ग्लोरियस ब्लेसिंग के साथ उसके साथ तुम्हें ही जाना है, और जो बटालियन मेंबर है उनके साथ तुम अपना काम जरूर करना। केजस बोलता है, हाँ बिल्कुल, गॉड ब्लेस करेगा आपको कैप्टन, और प्लीज आप वापस जिंदा जरूर आना। तब वो दोनों चले जाते हैं और उनके आगे जाता है जोसुआ, जो कि काफी शानदार लग रहा होता है। देन सीन शिफ्ट होता है मैजिक टावर के ऊपर, जहां हम देखते हैं एवेंटस को। अरे गाइस इसका नाम भूल गए हैं, इसको हम कहेंगे इंपीरियल मैजिशियन। इंपीरियल मैजिशियन कहता है, हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ, यहाँ तक कि मेन बॉडी खुद वहाँ से चली गई जो लाइफ ऑफ बेसल है। वह काफ़ी ज़्यादा शौक है आखिर ये हो क्या रहा है। सीक्रेट चैम्बर बेनेथ फोर्थ मार्शल पैलेस सब कुछ खत्म हो गया और उसके आगे कोई खड़ा होता है जिसके अंदर से डेमोनिक एनर्जी निकल रही होती है, जो होता है बैरू या कहें चत्रस्ट्रिक और बस। बट इसके ऊपर एस्मोडियस ने कब्जा कर रखा है। बैरू कहता है, हाँ मैं भी एक्सपेक्ट कर नहीं किया था ऐसा कि जोसुआ का स्पेयर वो एक डीमन गॉड आर्गुमेंट होगा। जो सुनकर एवेंटस काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है, आपका मतलब डीमन गॉड का वेपन आखिर ऐसे कैसे कोई लैंड पर इस लैंड जमीन पर एक्सिस्ट भी कर सकता है। बैरू कहता है, तुम्हें शौक होने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं भी एक डीमन गॉड हूँ ना, तो वो तो होना ही था। वैसे उसकी जो वो डीमन है वो उसके अंदर सील है और इसलिए हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका ख्याल खुद ही रख लूंगा। इससे इम्पोर्टेंट तो है कि ब्लैक ड्रैगन कैरेबस की मूवमेंट डिटेक्ट हुई है। जो सुनकर तो फिर से थोड़ा चौंकते हुए एवेंटस कहता है, हाँ मैंने भी सुना है कि वह मैजिक टावर की तरफ आ रहा है, वो भी एल्फ के साथ। तो बैरू कहता है, क्या एल्फ? और ये तो सच में एम्बुलस ही होना चाहिए। तो सच में काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज आ रही हैं, क्यों ना हमें अपनी आर्मी को उठाना ही पड़ेगा और कंप्लीट करना होगा इस काम को, ये क्या सही नहीं है। एवेंटस कहता है, प्लीज़ आप इस बारे में चिंता मत कीजिए और हम लोग उसके लिए या बात करें प्रिमोर्डियल स्टोन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम, और चूँकि हम उसका क्लू ढूंढ लिया है, हम जल्द ही उसे पता लगा लेंगे। हम देखते हैं जेन स्टोन को जो कि काफ़ी शानदार होता है। बैरू मुस्कुरा कर कहता है, हाँ स्ट्रॉन्ग बेंड, वैसे टेम्पेस्ट है ना, ऐसी मुझे पता था। वैसे चलो ठीक है, देन इसको बिना डिले किए हुए जल्दी से जल्दी मैजिक टावर को ग्राउंडिंग के लिए कंप्लीट कर दो और एक लीड करो अनडेड की आर्मी कंप्लीट करो और क्रिएट करो लीज की आदमी जो कि अनडेड की आर्मी को चलाएगी।
बोलता है बंटस, जी सर मैं समझ गया, और चलिए आपको अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ कर दूंगा। तब ये भी मुझे कुछ कहने की जरूरत है, बोलता है बेरू, हाँ बताओ। बंटस कहता है, बताता है कि सच में इस एल्सर वॉन ब्रेटन के बारे में पूरी की पूरी फैल गई है कि आखिर कैसे वह स्प्रेड करता है। रॉयल फैमिली से हम देख पाते हैं एक काफी खतरनाक क्रीचर जो कि जल्द ही ब्लड बाइंड करेगा और पूरी की पूरी एग्नेस टैक्सी फैमिली और ब्रेटन फैमिली पर राज करेगा। बेरू कहता है, हाँ वैसे क्या हेमडल ऑलरेडी इसके लिए नहीं देख रहा था, हालांकि मैं भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। मैं देखना चाहता हूँ उस एम्परर का फेस जब उसे ये सब रियलाइज होगा कि आखिर कैसे प्रिंसेस ऑफ एवलेन जो कि डेड होने वाली थी। हम देख पाते हैं एक और जगह का सीन और हम देखेंगे एग्नेस टक्टे हाउस में भी कि क्या होगा। हम देखते हैं जोशुआ की मदर को जो कि काफी ज्यादा चिंतित में लग रही होती हैं। देन इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है। एंड गाइस आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। देन थैंक यू टाटा बाय बाय सायोनारा।